नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 136। आपको मेरे करियर कौशल के बारे में कुछ भी नहीं पता। रोगस का पूरा शरीर भयंकर लपटों में घिर गया था। अब उसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक हो गई थी और उसका शरीर किसी दैत्य की तरह विशालकाय था। यह मेरी कला है, अग्निदेवता का शरीर। अग्निदेवता के शरीर के तहत सभी गुण 3 गुना बढ़ जाते हैं। कौशल आक्रमण शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है, क्षति 3 गुना कम हो जाती है और मैं सभी नियंत्रण कौशलों से प्रतिरक्षित हो जाता हूँ। साथ ही सपोर्ट बफ्स भी। मुझे बताओ, सिर्फ अपने इन टूटे फूटे कंकालों के सहारे तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? रोगस ने एक सुनहरी विशाल तलवार निकाली और पागलों की तरह हंसने लगा। जैसे जैसे सहायक सदस्यों ने उसे मजबूत बनाया, उस पर एक के बाद एक स्टेटस इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। जैसे जैसे उसे अतिरिक्त शक्तियां मिलती गईं, उसकी आभा और भी मजबूत होती गई। लेवल 30 पर सभी बफ्स के साथ रोगस कुछ लेवल 38-39 के करियर धारकों से भी अधिक शक्तिशाली था। उनके अधीनस्थ भी बेहद उत्साहित थे और रोगस पर पूरा भरोसा रखते थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान रोगस ने अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयों का सामना किया था, जो अजयता का प्रतीक था। पूरी तरह से ताकतवर बना हुआ रोगस तो और भी ज्यादा पागल था। लेवल 40 से नीचे मैं अजय हूँ, निंगियाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने कहा था कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लिनमोयू ने भी पुष्टि करते हुए कहा, बिल्कुल, खासकर अपनी कला का इस्तेमाल करने के बाद वह थोड़ा पागल सा लगता है। रोगस की हालत बहुत ही असामान्य थी, ये बात कोई भी देख सकता था। लेकिन महान करियर के अपने शक्तिशाली पहलू भी थे। अग्निदेव के शरीर के गुणों को देखना ही आश्चर्यजनक था। कुछ दुष्प्रभावों के बावजूद भी ये स्वीकार्य था। इस अवस्था में रोगस अकेले ही पूरी टीम को खत्म कर सकता था। पर्याप्त तैयारी और ढेर सारी औषधियों के साथ हेल आउटपोस्ट के सामान्य राक्षसों से अकेले लड़ना असंभव नहीं था। जहां तक आउटपोस्ट गार्जियन बॉस की बात है, लिनमोयू को नहीं लगता था कि वह उसे हरा पाएगा। लिनमोयू ने हल्के से इशारा करते हुए कहा, हमला करो। कंकाल योद्धा तुरंत आगे बढ़े। आकाश से एक विशाल लाल जाल गिरा। कौशल, धीमा अभिशाप। रोगस पर तो श्राप का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरों पर हुआ। उसके साथियों के सिर के ऊपर तुरंत लाल रंग की हथकड़ियां दिखाई देने लगीं। उनकी गति तुरंत धीमी हो गई। धिक्कार है, ये तो अभिशाप है। जल्दी करो, इस अभिशाप को दूर करो, जल्दी करो, वे आ रहे हैं। सहायता दल ने तेजी से कार्रवाई की और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं पर लगे अभिशाप को तुरंत दूर कर दिया, जिससे वे सामान्य स्थिति में लौट आए। शूरवीरों ने अपनी ढालें उठाईं और कंकाल योद्धाओं से भिड़ गए। कई धमाकों के साथ 2 योद्धा चीखते हुए पीछे की ओर उड़ गए। उनके चेहरे कंकाल योद्धाओं की ताकत देखकर सदमे से भर उठे थे। 2 शूरवीरों को खदेड़ने के बाद कंकाल योद्धा पहले ही अपनी मूल संरचना को तोड़ चुके थे। रोगस दहाड़ा और अपनी विशाल तलवार को घुमाते हुए कंकाल योद्धाओं से भिड़ गया। वह विशाल तलवार 5 मीटर से अधिक लंबी थी, जो 2 कंकालों को रोकने के लिए क्षैतिज रूप से घूमती थी। कंकाल योद्धाओं की तलवारें उसकी सुनहरी विशाल तलवार से टकराईं, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। रोगस का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और आग की लपटें भड़क उठीं। ये कैसे संभव है? उनकी ताकत इतनी अधिक कैसे हो सकती है? 18,000 के मूल गुणों के साथ, जो कि बॉस से भी कहीं अधिक है। कंकाल योद्धाओं ने रोगस को उसके सभी बफ, फायर, गॉड बॉडी और स्टेटस इफेक्ट्स के बावजूद भी हरा दिया। शूरवीरों की तरह तुरंत हवा में न उड़ जाना ही अपने आप में काफी अच्छी बात थी। दोनों योद्धाओं को हवा में ही उपचार मिला और उन्होंने अपनी कुशलताओं का उपयोग करते हुए वापस हमला कर दिया। कौशल, सामूहिक ताना। कौशल, सर्वोत्तम रक्षा। सामूहिक ताना मारने से कंकालों का ध्यान आकर्षित हुआ और वे निशाने पर आ गए। अल्टीमेट डिफेंस ने तुरंत उनकी रक्षा क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। उपचारक लगातार उपचार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। टीम के जादूगरों और तीरंदाजों ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उनके हमलों का कंकालों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। आक्रमण शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। एक कंकाल को मारना ही अनंत काल तक चल सकता था। ऐसे में चारों दिशाओं से आ रहे कंकाल योद्धाओं के झुंड को मारना तो दूर की बात थी। लड़ाई शुरू होने के 2 सेकंड से भी कम समय में पूरी टीम पहले ही निराशा में डूब चुकी थी। बूम, बिजली गिरी। इससे वैद्य को चोट लगी। वैद्य दर्द से चीख उठा। उपचार के मंत्र बाधित हो गए। उनके शरीर में बिजली दौड़ गई, जिससे वे लकवाग्रस्त हो गए। इससे पहले कि वे दूसरी बार उपचार कर पाते, बिजली का एक और झटका लगा, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। फिर आग, बर्फ और प्रचंड हवाएं चलीं। 90 कंकाल जादूगरों के जादुई हमले उन पर बरस पड़े और उन्हें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। रोगस स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से निराश हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लेवल 40 से नीचे अजय माना जाता था। वह लेवल 24 के नेक्रोमेंसर को भी क्यों नहीं हरा सका? अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे जादूगर के रूप में अपने पेशे की कोई याद नहीं थी। जादूगर बनना एक बिल्कुल नया पेशा था, एक ऐसा करियर जिसकी गहराई भी अज्ञात है। लिनमोयू सही था। उसने प्रतिद्वंदी के कौशल को समझे बिना ही हमला कर दिया था, मानो लोहे की थाली पर प्रहार कर रहा हो। नियंत्रण कौशल के बिना हेल आउटपोस्ट का बॉस भी कंकाल योद्धाओं और जादूगरों की घेराबंदी का सामना नहीं कर सका। इन पेशेवर व्यक्तियों में नियंत्रण कौशल तो था, लेकिन इतने सारे रहस्यों को नियंत्रित करने के लिए उनकी संख्या बहुत कम थी। पलक झपकते ही वे भीषण हमलों के आगे दब गए। मृत्यु तेजी से आ गई। एक दर्दनाक चीख के साथ शारीरिक रूप से सबसे कमजोर जादूगर उस विशाल जादुई हमले के तहत सबसे पहले गिर पड़ा। लिनमोयू ने निंगियाई से कहा, अपने कान ढक लो। निंगियाई ने आज्ञाकारी भाव से अपने कान ढक लिए। फिर लिनमोयू बगल में हटकर निंगियाई की दृष्टि को अवरुद्ध करने लगी। उसने अपना हाथ उठाया। रोगस ने यह देखा और उसे बुरा सा एहसास हुआ। यह क्या कर रहा है? कौशल, लाश विस्फोट। बूम, विस्फोट इतना जोरदार था कि कान बहरे हो गए। उस पर भयानक क्षति हुई। क्षति को 3 गुना कम करने के बावजूद भी वह गंभीर रूप से घायल था। ये किस तरह का कौशल है? रोगस धमाके से जाग उठा।
जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने अलावा कोई और खड़ा नहीं दिखाई दिया। उनके सभी 11 साथी खिलाड़ी मारे गए थे। उसे एहसास हुआ कि वह मरने के लिए ही कालकोठरी में दाखिल हुआ था। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं प्राचीन रोमन चर्च के अग्नि देवता मंदिर का दिव्य पुत्र हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे, रोगस ने उन्माद में चिल्लाते हुए कहा। मृत्यु का सामना करते हुए वह भयभीत था। लिन मुयू या तो कोई कार्रवाई नहीं करता था, या फिर अगर करता भी था तो रुकता नहीं था। आप चाहे कितने भी पवित्र पुत्र या ईश्वर के पुत्र क्यों न हो, यदि आप मृत्यु के पात्र थे तो आपको मार दिया जाएगा। बूम बूम बूम। रोगस लगातार 3 विस्फोटों की चपेट में आ गया। फिर सन्नाटा छा गया। रोगस जमीन पर पड़ा था, लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुका था, मानो वह पूरी तरह से मर चुका हो। लड़ाई की शुरुआत से ही रोगस और उसकी टीम को पूरी तरह से दबा दिया गया था और उन्हें जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। वे 10 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो गए। लिन मुयू के लिए उन्हें मारना राक्षसों के एक समूह को मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। युद्ध के बाद कंकाल योद्धाओं ने अपने शरीरों से उपकरण उतार दिए। चूंकि अब उनके पास भंडारण के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे एक तरफ ढेर कर दिया। कालकोठरी को साफ करने के बाद वे इसे लेने वापस आएंगे। ये सारा उपकरण स्वर्ण श्रेणी का उच्च कोटि का था, जिसकी कीमत काफी अधिक थी। विशेष रूप से रोगस के हस्तनिर्मित उपकरणों का पूरा सेट बहुत कीमती था। उन्हें मारने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बिल्कुल साधारण काम किया हो। लिन मुयू और निंगयी ने कालकोठरी चलाना जारी रखा। निंगयी ने कहा, वह प्राचीन रोमन चर्च से थे, तुम्हें पता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लिन मुयू ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है? अगर वे मुझे उकसाएंगे तो मैं प्राचीन रोमन चर्च जाकर उसे ध्वस्त कर दूंगा। निंगयी को यह उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, तो मैं भी आपके साथ इसे तोड़ने चलूंगी। प्राचीन रोमन देश में दूर स्थित प्राचीन रोमन चर्च के मुख्यालय में एक भव्य महल में स्थित एक मूर्ति अचानक हिंसक रूप से हिल उठी। पूरा महल कांप उठा। इससे चर्च में पदस्थ लोगों में चिंता फैल गई। एक बुजुर्ग और उच्च पदस्थ अधिकारी को इसका आभास हुआ। उनका चेहरा एकदम बदल गया। रोगस मर गया है। कई और प्रभावशाली पदधारी लोग गुस्से में इधर उधर दौड़ते हुए आए। जल्दी से किसी वैद्य को ढूंढो। सौभाग्य से रोगस ने पहले ही अपनी छाप छोड़ दी थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम करियर होल्डर टूर्नामेंट के लिए समय पर पहुंच पाएंगे। उसके साथ मौजूद लोग भी शायद मर गए होंगे। उसके होश में आने के बाद हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ था। अध्याय 137। 100-200 मिलियन तो बस मामूली रकम है, पर्याप्त नहीं। कुछ घंटों बाद लिन मुयू ने एक बार फिर आउटपोस्ट कालकोठरी को साफ कर दिया। लिन मुयू अब लेवल 25 तक पहुंचने से केवल 10% अनुभव दूर थी। एक और रन से वह लेवल अप कर सकता था। निंगयी ने सफलतापूर्वक 23वां स्तर प्राप्त कर लिया। स्तर बढ़ने पर वह खुशी से मुस्कुराए। लिन मुयू के साथ लेवल अप करना बहुत आसान और आरामदायक था। 20 से 21 साल की उम्र तक पहुंचने के अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए निंगयी की नाक थोड़ी खट्टी सी हो गई। ये वाकई बहुत मुश्किल था। निंगयी ने अब से लिन मुयू के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने रोगस और उनकी टीम के उपकरणों को अपने भंडारण स्थानों में रख दिया। वे इसे बाद में काफी अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। लिन मुयू को इस समय वाकई पैसों की जरूरत थी। 40वें स्तर पर उसे कई मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक स्क्रॉल की कीमत 10 मिलियन सोने के सिक्के या 80,000 अंक थी। अपनी मौजूदा संपत्ति से वह ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकता था। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बाहर ज्वाला युद्ध घोड़ों को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वाला युद्ध के घोड़े अपने स्वामियों की मृत्यु को भांप रहे थे। वे बेचैन थे और लगातार धीमी गुर्राहट कर रहे थे। उनके चारों खुरों पर आग जल रही थी। लिन मुयू और निंगयी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे एक तरफ आराम करने के लिए चली गईं। वे पहले ही रोगस की घटना को अपने तक ही सीमित रखने पर सहमत हो चुके थे। वे ऐसा व्यवहार करते थे मानो रोगस और उसकी टीम कालकोठरी में मर गए हों, और स्वाभाविक रूप से ज्वाला युद्ध घोड़ों के साथ कोई बातचीत नहीं करते थे। इस तरह कोई सबूत नहीं बचेगा। कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। लिन मुयू और निंगयी को बाहर आते देख वहां मौजूद लोगों को अब आश्चर्य नहीं हुआ। एक समूह इकट्ठा हुआ, शराब पी रहा था और जोर जोर से बातें कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था, वे लोग अकेले लिन मुयू जितनी तेजी से रास्ता नहीं भर सकते। बिल्कुल सही, वो अग्नि देवता योद्धा, वो प्राचीन रोमन चर्च की प्रतिभा, वे सब बेकार हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं। लिन मुयू की तुलना में वे बेकार हैं, हमारी तुलना में हम सबसे बेकार हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये तो एक शानदार करियर है। अगर मैं अपने दूसरे बदलाव के दौरान सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाऊं तो क्या होगा? तुम बहुत ज्यादा सपने देख रहे हो। यह असंभव है। उस संभावना के बारे में सोचते रहो। कौन कहता है कि राजा और सेनापति जन्म से ही कुलीन होते हैं? कौन जाने भविष्य में क्या होगा। शायद मैं किसी दिन श्वेत देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। इन लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वे बिना किसी रोक टोक के बातें करने लगे थे। हालांकि लिन मुयू को बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे यह काफी अच्छा लगा। अगाध खाई के दबाव का सामना करते हुए मानवता को जीवन शक्ति की आवश्यकता थी। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में व्हाइट गॉड के प्रांगण में निंग ताइरान नाखुश चेहरे के साथ अंदर आए। अरे बुरा निंग यहाँ है। कितना दुर्लभ है। इतने उदास चेहरे के साथ क्यों आए हो? तुम्हारा किसने बुरा किया? बाययुवान ने उसे चाय का कप देते हुए छेड़ा। निंग ताइरान ने मजबूरी में बैठकर चाय के 3 बड़े कप पिए और कहा, वह लिन मुयू नाम का लड़का किसी काम का नहीं है। बाययुवान बहुत उत्सुक थी। आपने लिन नाम के बच्चे को कब देखा था? मेंगनवेन ने बीच में टोकते हुए कहा, वह कल किला नंबर 1 गया था। बाययुवान ने कहा, ओह मैं समझ गई। क्या तुमने लिन और निंग येई को देखा? निंग ताइरान ने बाययुवान को घूरते हुए कहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने लिन नाम के लड़के को येई को बहकाने का निर्देश दिया था? बकवास। बाययुवान ने जोर से गाली दी। लिन लड़का इतना प्रतिभाशाली है, क्या उसे किसी को रिझाने की जरूरत है? सिर्फ एक शब्द से ही लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। दफा हो जाओ। अगर तुमने उसे निर्देश नहीं दिए होते तो मेरी ये ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती थी जो एक आवाज भी नहीं निकाल सकता? निंग ताइरान और भी जोर से चिल्लाया। दोनों में बहस चल रही थी, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हट रहा था।
मेंगनवेन पास में ही आंखें बंद करके आराम करने लगा, मानो एक दर्शक खरबूजे के बीच खा रहा हो। लगातार 2 दिनों तक लिनमुयू और निंगियाई ने बार बार हेल आउटपोस्ट कालकोठरी में प्रवेश किया। जैसे जैसे लिनमुयू का स्तर बढ़ता गया, उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती गई। जब तक उन्होंने अपने कूलडाउन ताबीजों की सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया, तब तक लिनमुयू 45% अनुभव के साथ लेवल 26 पर पहुंच चुकी थी। निंगियाई ने भी 25वां स्तर पार कर लिया था। एलिमेंटल बैटलफील्ड से आने के बाद महज 5-6 दिनों में उनका लेवल 22 से बढ़कर 26 हो गया। ये लगभग प्रतिदिन एक स्तर ऊपर था, जो आश्चर्यजनक रूप से तेज था। कुछ ही दिनों में उन्होंने वह रास्ता तय कर लिया जिसे तय करने में दूसरों को महीनों या यहाँ तक कि आधा साल भी लग जाता। अपना आखिरी दौर पूरा करने के बाद वे कालकोठरी से बाहर निकलकर किले संख्या 1 में लौट आए। उन्होंने एक रेस्तरां ढूंढा और कुछ खाना ऑर्डर किया। उन्हें 2 दिनों से आराम करने का समय नहीं मिला था। कूलडाउन ताबीज़ों को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। मैं कुछ समय के लिए समर कैपिटल यूनिवर्सिटी वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई रसायन शास्त्री नहीं मिल रहा है। निंगियाई बड़े बड़े निवाले खाते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली, मुझे भी वापस जाना होगा। दूसरे चाचा को अपने मिशन की रिपोर्ट देनी होगी। मुझे नहीं पता कि कोई नया मिशन मिलेगा या नहीं। अगर दूसरे चाचा ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो वापस आकर मैं उनकी सारी दाढ़ी नोच डालूंगा। निंगियाई ने अपनी मुट्ठी लहराई, जो उग्र लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। लिनमुयू ने निंगियाई की और देखा और अचानक अपने मुंह के कोने से खाने के टुकड़े पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया। निंगियाई जम गई। वह अवाक रह गई और कुछ बोल नहीं पाए। उसका सुंदर चेहरा एकदम लाल हो गया। लिनमुयू को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, हमने अपने हेल आउटपोस्ट के मिशन पूरे कर लिए हैं। बाई शायद मुझे नए मिशन दे। अगर नहीं तो मैं एलिमेंटल बैटलफील्ड की गहराई में जाकर कुछ सैन्य योग्यताएं अर्जित करने की योजना बना रहा हूँ। निंगियाई ने लाल चेहरे के साथ कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है। दोनों किले में बने विनिमय केंद्र पर आए। लिनमुयू ने कुछ अनावश्यक उपकरण बिक्री के लिए रख दिए। हेल आउटपोस्ट सीरीज के उपकरण बहुत ही कीमती थे, जिनकी कीमत प्रत्येक की करोड़ों में थी। यदि इसे सीधे एक्सचेंज को बेचा जाए तो कीमत का अंतर बहुत अधिक होगा। निंगियाई के सुझाव पर लिनमुयू ने उन्हें एक्सचेंज में भेजने का फैसला किया। सफल लेन देन के बाद उन्हें एक्सचेंज को केवल 10% हैंडलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। इस लेन देन में हेल आउटपोस्ट का कोई उपकरण शामिल नहीं था, केवल नाइटमेयर आउटपोस्ट उपकरण। उन्होंने नाइटमेयर आउटपोस्ट के उपकरणों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया और उस पर अतिरिक्त कीमत जोड़ दी। उसके पास मौजूद उपकरणों को व्यवस्थित करने पर पता चला कि वह काफी मात्रा में थे। हेल आउटपोस्ट लॉन्ग स्वॉर्ड, हेल आउटपोस्ट ग्रेट एक्स, हेल आउटपोस्ट लॉन्गबो, हेल आउटपोस्ट स्टाफ X2। हथियारों के अलावा ढाल, हल्का कवच, भारी कवच, अंगूठी और कंगन भी थे। प्रत्येक कालकोठरी मिशन से 2-3 उपकरण प्राप्त होते थे। उन्हें इसे बांटने की जरूरत नहीं थी। निंगियाई को कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए ये सब लिनमुयू का हो गया। हथियारों की कीमत समान रूप से 10 मिलियन सोने प्रति हथियार रखी गई थी। हल्के और भारी कवच की कीमत 5 मिलियन सोने के सिक्के थी। कंगन और अंगूठियां प्रत्येक 3 मिलियन सोने की थीं। केवल ढाल की कीमत ही 15 मिलियन थी। इस तरह सामग्रियों को छोड़कर केवल हेल आउटपोस्ट के उपकरणों का कुल मूल्य 90 मिलियन सोने के सिक्के था। फिर ड्रैगन से संबंधित सामग्री थी। किसी ने ड्रैगन सामग्री की बड़ी मात्रा को ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए एक खोज पोस्ट की थी। लिनमुयू ने अपनी खोज के लिए आवश्यक सामग्री अपने पास रख ली और बाकी सब बेच दिया। उसने सीधे 20 मिलियन सोने के बदले में वस्तु का आदान प्रदान किया। बाकी उपकरण रोगस की टीम से प्राप्त किए गए थे। लिनमुयू ने इस उपकरण को सीधे एक्सचेंज को बेच दिया। उपकरणों के पूरे 11 सेट, सभी उच्चतम श्रेणी के स्वर्ण ग्रेड के, प्रत्येक सेट की कीमत लगभग 10 मिलियन है। बिक्री के बाद लिनमुयू के सोने का मूल्य 100 मिलियन से अधिक हो गया। हेल आउटपोस्ट के सभी उपकरण बिक जाने के बाद उनकी संपत्ति 200 मिलियन से अधिक हो जाएगी। लिनमुयू को अचानक लगा कि मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल अब उतने महंगे नहीं रहे। निंगियाई मुस्कुराए और बोली, यह मत सोचो कि तुम अमीर हो। कुछ 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं, असल में बेकार ही हैं। लिनमुयू बेबस थी। निंगियाई के लिए तो 100 मिलियन सोने से भी अधिक की रकम भी बहुत कम लग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी नज़र में कितनी रकम महत्वपूर्ण मानी जाएगी। निंगियाई ने समझाया, दूसरे परिवर्तन के लिए आपको काफ़ी सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अकेले इन सामग्रियों की कीमत ही कई करोड़ डॉलर होती है। लेवल 40, 50, 60 के लिए इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल खरीदना कई 100 मिलियन खर्च करना पर्याप्त नहीं है। उन्नत कौशल स्क्रॉल की बात करें तो उन्हें बेचने वाला कोई नहीं है। अगर कोई उन्हें बेचता भी है तो एक स्क्रॉल की कीमत कम से कम 1 अरब होगी। तो यह वास्तव में कुछ खास नहीं है। निंगियाई की बातें सुनकर लिनमुयू आखिरकार शांत हो गई। इस तरह से गणना करने पर यह वास्तव में बहुत कम था। निंगियाई ने आगे समझाते हुए कहा, बहुत सी चीजें सोने से नहीं खरीदी जा सकती। दादाजी ने बताया कि शीर्ष पदों पर आसीन लोगों के बीच वस्तु विनिमय ही मुख्य व्यापार विधि है। एक और वास्तविक मुद्रा है जो सैन्य योग्यता है। फोर्ट्रेस नंबर 6 और उससे ऊपर के किलों में आप सैन्य महत्व की कई चीजें खरीद सकते हैं। अध्याय 138। दुनिया श्वेत देवता के दूसरे नाम को भूल चुकी है। जो कुछ भी बेचा जा सकता था सब कुछ बेचने के बाद लिनमुयू को केवल एक ही उपकरण के सेट से परेशानी हो रही थी। अग्नि देवता ने स्थापना की। रोगस से प्राप्त फायर गॉड सेट, लोहारों और रसायन शास्त्रियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित। हालांकि यह केवल स्वर्ण उपकरण था, लेकिन इसके गुण शीर्ष श्रेणी के स्वर्ण सेटों से कहीं बेहतर थे। हेल आउटपोस्ट सेट के बहुत करीब। इसके अलावा फायर गॉड सेट विशेष रूप से पौराणिक फायर गॉड वॉरियर करियर के लिए बनाया गया था, जिसमें विभिन्न फायर गॉड वॉरियर स्किल्स के लिए संबंधित बोनस शामिल थे। दूसरों के पहनने के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं था। इस चीज को बेचना मुश्किल था, लेकिन फेंक देना बेकार था। लिनमुयू ने इसे वापस लाने का फैसला किया ताकि बाई युवान इसे संभाल सके। वे दोनों टेलीपोर्टेशन सिस्टम के जरिए समर कैपिटल यूनिवर्सिटी लौट आए। लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के बाद निंगियाई का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और लिनमुयू की बाहों में सिमट गई। उसे ठीक होने में कुछ समय लगा। इतने समय बाद भी वह टेलीपोर्टेशन के अनुकूल नहीं हो पाए। निंगियाई ने कमजोर स्वर में कहा, मैं विश्वविद्यालय वापस नहीं जाऊंगी। निंगियाई अपने दूसरे चाचा को
ढूंढने जा रही थी, विश्वविद्यालय में नहीं। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो जाओ, रास्ते में सावधान रहना। निंगयी के चले जाने के बाद लिन मोयू ने बाई युवान से संपर्क किया। बाई युवान की गहरी आवाज़ कम्युनिकेटर से सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए हो? लिन मोयू ने कहा, मैं मिशन को पूरा करने के लिए वापस आ गई हूँ। दूसरी तरफ से 2 सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाई युवान ने हैरानी से कहा, तुम कह रहे हो कि तुमने मिशन पूरा कर लिया? हाँ। दूसरी तरफ से फिर सन्नाटा छा गया। 2 सेकंड बाद बाई युवान ने अधीरता से कहा, तो जल्दी इधर आओ। क्या मुझे तुम्हें लेने आना पड़ेगा? लिन मोयू ने बाई युवान द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन पत्थर निकाला और उसे सक्रिय करके श्वेत देवता के प्रांगण में चला गया। आंगन में मेंगनवेन आंखें बंद करके आराम कर रही थी और उत्सुकता से पूछ रही थी, इतना चौंकने वाली क्या बात है? बाई युवान ने कहा, लिन लड़का वापस आ गया है। उसने मेरे द्वारा दिया गया मिशन पूरा कर लिया है। मेंगनवेन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्या ये सामान्य नहीं है? उसकी क्षमता को देखते हुए कालकोठरी में कुछ बार चक्कर लगाने से ही तुम्हारा मिशन मुश्किल नहीं था। बाई युवान को यह बात तर्कसंगत लगी। लिन मोयू की कालकोठरी पार करने की क्षमता को देखते हुए उसके मिशन ज्यादा से ज्यादा समय लेने वाले होंगे, कठिन नहीं। आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। लिन मोयू आ गई थी। आओ बैठो, अपनी चाय खुद डालो, बाई युवान ने बेपरवाही से कहा। लिन मोयू को इसकी आदत थी। उसने पहले बाई युवान और मेंगनवेन के लिए चाय डाली, फिर अपने लिए चाय डालने बैठा। बाई युवान ने लिन मोयू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से विस्मयबोध से भर उठी। मेंगनवेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते? चिल्लाना बंद करो। बाई युवान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, बच्चे, तुम इतनी जल्दी लेवल 26 पर कैसे पहुंच गए? तुम तो बहुत तेजी से लेवल बढ़ा रहे हो। मैं लगातार कालकोठरी में खेल रहा हूँ। लिन मोयू को ऐसा नहीं लगता था कि वह विशेष रूप से तेज है, क्योंकि वह निंगयी के साथ मिलकर कालकोठरियों से होकर गुजर रहा था। इस अनुभव का आधा हिस्सा निंगयी को मिला, अन्यथा अब तक उसका स्तर लगभग 28 होना चाहिए था। क्या आपने सभी कूलडाउन ताबीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है? मैंने उन सभी का इस्तेमाल किया। बाई युवान ने उलझन भरी नजरों से देखते हुए अंदाजा लगाया, ये सही नहीं है। अगर आप लगातार अकेले ही नाइटमेयर डेनबॉन में खेलते रहें, तब भी आप इतनी तेजी से लेवल नहीं बढ़ा सकते। लिन मोयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, मैंने नरक की कालकोठरी में भाग लिया, लेकिन एक ही व्यक्ति को साथ लेकर चला। बाई युवान ने चौड़ी आंखों से लिन मोयू को देखा। मेंगनवेन हंसते हुए बोली, मैंने कहा था कि यह लड़का नरक की कालकोठरियों में जाकर आतंक मचा सकता है। और जिसे वह उठाकर ले जा रहा था, वह बूढ़े निंग की प्यारी पोती थी। लिन मोयू ने खुले तौर पर स्वीकार किया, ये सही है। बाई युवान, निंग ताइरान और मेंगनवेन सभी एक ही स्तर के बड़े खिलाड़ी थे। उन्हें एक दूसरे को जानना होगा और रसातल के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। फिर शीर्षक, मुझे मिल गया, उपाधि, ड्रैगन योद्धा राजा, सभी गुण जोड़ 500, कौशल लागत आदि। लिन मोयू ने बाई युवान द्वारा चाही गई सामग्री के साथ साथ धुंधली हो चुकी कूलडाउन ताबीज भी निकाल ली। हे श्वेत ईश्वर, मुझे कोई रसायन शास्त्री नहीं मिल रहा है, कृपया मेरी मदद करें। बाई युवान हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत सीधी बात करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कूलडाउन वाले ताबीजों को रिचार्ज करना आसान नहीं होता। लिन मोयू स्पष्टवादी और कठोर स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, श्वेत देवता ने कहा है कि उन्हें सीधी बात पसंद है, घुमा फिराकर बात करना नहीं। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो कृपया बता दीजिए, मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा। बाई युवान ने सारा सामान समेटते हुए कहा, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम आपके लिए कर दूंगी। काम पूरा होने पर मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद श्वेत ईश्वर। बाई युवान लिन मोयू के रवैये से बहुत संतुष्ट थी। क्या आप करियर होल्डर टूर्नामेंट के बारे में जानती हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। करियर होल्डर टूर्नामेंट हर 5 साल में आयोजित होता है। इस साल हमारा डिवाइन समर एम्पायर इसकी मेजबानी कर रहा है। ये 10 दिन बाद होने वाला है। आप? लिन मोयू ने कहा, मैं भाग लूंगा। बाई युवान ने चाय की एक घूंट ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। मैं न केवल चाहता हूं कि आप भाग लें, बल्कि अपने समूह में चैंपियनशिप जीतें। नियमों की विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। अपने संपर्क सूत्र की बात ध्यान से सुने, आपको तब पता चल जाएगा। ठीक है। लिन मोयू ने बिना किसी अनावश्यक शब्दों के सीधे सहमति दे दी। बाई युवान को लिन मोयू का निर्णायक तरीका पसंद आया। इस समय लिन मोयू ने उपकरणों का एक सेट निकाला और कहा, श्वेत देवता, कृपया इन चीजों से निपटने में मेरी मदद करें। बाई युवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्राचीन रोमन चर्च के अग्नि देवता मंदिर का सोने का अग्नि देवता सेट, यह आपके हाथों में कैसे पहुंचा? मेंगनवेन को भी दिलचस्पी थी। मैंने पिछले साल सुना था कि प्राचीन रोमन चर्च के पास एक योद्धा था और उन्होंने उसे सोने का अग्नि देवता सेट दिया था। आपने ऐसा नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। लिन मोयू ने घटना का ब्यौरा दिया। बाई युवान सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़ लीं। मेंगनवेन ने ताना मारते हुए कहा, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? उन्होंने हमारे लोगों पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें मारना ठीक है। और तो और, वे वास्तव में मरे नहीं हैं। अगर वे सचमुच मर भी गए तो क्या हुआ? सबसे बुरी स्थिति में हम प्राचीन रोमन चर्च को भी नष्ट कर देंगे। इस समय मेंगनवेन से घोर हत्या का इरादा प्रकट हो रहा था। हत्या का इरादा लगभग प्रत्यक्ष था, जो श्वेत देवता के प्रांगण में गूंज रहा था। यहाँ तक कि पूरा प्रांगण ही कांप उठा। बाई युवान ने 2 बार खांसते हुए कहा, रुको, तुम कोई हंसकी नहीं हो, घर को मत तहस नहस करो। मेंगनवेन रुक गई, उसने कुछ नहीं कहा। लिन मोयू के होंठ हल्के से फड़क उठे। इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था कि वे एक दूसरे से कुछ भी कह सकती थीं। बाई युवान ने सोने का अग्नि देवता सेट एक तरफ रखते हुए कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने सालों से कोई कार्रवाई नहीं की है। लगता है वे मेरा दूसरा नाम भूल गए हैं। श्वेत देवता का दूसरा नाम। लिन मोयू को थोड़ा झटका लगा। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का संहारक देवता। एक बार श्वेत देवता अकेले ही छोटे से देहाती इलाके में घुस आए और वहां से गुजरते हुए लोगों को मारते चले गए। वह लड़ाई धरती को हिला देने वाली थी। कई शीर्ष विशेषज्ञ उसे रोकने आए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। श्वेत देवता ने छोटे से स्टिक कंट्री के 3 शीर्ष विशेषज्ञों में से 2 की जबरन हत्या कर दी। उन्होंने लगभग अकेले ही एक देश को तबाह करने का कारनामा कर दिखाया था। तब से श्वेत देवता को हत्यारा देवता भी कहा जाने लगा।
बाद में श्वेत देवता के बारे में कहानियां कम हो गईं। विशेषकर हाल के वर्षों में श्वेत देवता एकांत में रहे। ऐसा लगता है कि हत्या करने की प्रवृत्ति फिर से बढ़ गई है। प्राचीन रोमन चर्च संकट में है। लिनमोयू के जाने के बाद बाई युवान ने हंसते हुए कहा, मैं यह अकेले नहीं कर सकती, हमें बूढ़े निंग को भी इसमें घसीटना होगा। मेंगनवेन ने धीमी आवाज में कहा। उस आदमी ने बूढ़े निंग की प्यारी पोती के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत की। इस बार प्राचीन रोमन चर्च पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ तो पंगु हो जाएगा। बाई युवान हंसते हुए बोली, मैं बूढ़े निंग को ढूंढने जाती हूँ। कृपया मुझे कूलडाउन ताबीजों और टायरेंट नेकलेस को भी रिचार्ज करने में मदद करें। ठीक है, मेंगनवेन तुरंत सहमत हो गई। आधे घंटे बाद प्राचीन रोमन चर्च में आकाश में एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया। इसका व्यास 100 मीटर से भी अधिक था और इसने सूर्य को इस तरह ढक लिया मानो ये स्वयं एक विशाल सूर्य हो। सूर्य का प्रकाश गायब हो गया। पूरा प्राचीन रोमन चर्च लाल रोशनी में नहा गया। तापमान में अचानक तेजी से वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था मानो जमीन में आग लग जाएगी। लोगों के बड़े बड़े समूह चर्च से बाहर भाग निकले। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? यह आग का गोला कहाँ से आया? इतना बड़ा आग का गोला कैसे हो सकता है? ये तो भयानक है। क्या ये किसी देवदूत का जादू है? क्या अग्नि देवता अवतरित हो रहे हैं? देखो, आग के गोले के पास लोग हैं। दुश्मन। शून्य में खड़े होकर वे शीर्ष तीसरे स्थान पर रहने वाले संक्रमणकालीन करियर धारक हैं। निंग ताइरान और बाई युवान शून्य में खड़े थे। गोबाते, जल्दी बाहर आओ। गोबाते, जल्दी बाहर आओ। गोबाते, जल्दी बाहर आओ। निंग ताइरान शेर की तरह दहाड़ा, जिससे पूरा प्राचीन रोमन चर्च हिल गया। अध्याय 139। देखते हैं कि क्या वह मूर्ति के बिना पुनर्जीवित हो सकता है। प्राचीन रोमन चर्च का विशाल हॉल लगातार हिलता रहा, मानो ढहने की कगार पर हो। प्राचीन रोमन चर्च के सभी पदाधिकारियों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये भयानक आकृतियां कौन थीं जो प्रकट हुई थीं? इसमें कोई शक नहीं कि अगर वह विशाल आग का गोला गिरता तो प्राचीन रोमन चर्च का कम से कम आधा हिस्सा नष्ट हो जाता। इतनी बड़ी आग का गोला पहले कभी नहीं देखा गया था। गोबाते उनके पोप का नाम था। आगंतुकों ने उन्हें सीधे नाम से पुकारा, लेकिन किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। इस स्थिति में जो भी आवाज उठाएगा वह मौत को दावत दे रहा होगा। प्राचीन रोमन चर्च के मुख्य हॉल से 7 लोग निंग ताइरान की ओर उड़ गए। वे प्राचीन रोमन चर्च के शीर्ष नेता थे। 6 वरिष्ठ नागरिक, साथ ही पोप गोबाटे। ये सभी 70 से अधिक स्तर के शीर्ष करियर धारक थे जिन्होंने अपना तीसरा परिवर्तन पूरा कर लिया था। पोप यहाँ हैं, बुजुर्ग भी यहाँ हैं। अब सब ठीक होना चाहिए, है ना? उम्मीद है कुछ नहीं होगा, लेकिन उन दोनों की आभा से ऐसा नहीं लगता कि वे पोप से बिल्कुल भी डरते हैं। पोप और अन्य लोगों को कार्रवाई करते देख अनुयायियों को थोड़ी राहत महसूस हुई। उनके विचार में पोप और अन्य लोग शीर्ष पदस्थ अधिकारी थे जो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कर सकते थे। मुझे कौन ढूंढ रहा है? गोबाटे चिल्लाया। अगले ही पल जिसने भी आकर देखा कि कौन आया है, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह स्तब्ध रह गया। उन्होंने दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के देव स्तरीय पदधारक निंग ताइरान को अत्यंत शक्तिशाली माना। हालांकि वह भी शीर्ष करियर धारक थे, फिर भी वह निंग ताइरान के स्तर से काफी दूर थे। जहां तक निंग ताइरान के बगल में खड़े व्यक्ति की बात है, गोबाटे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का संहारक देवता, वह भी यहाँ कैसे आ गया? क्या ये दोनों एक साथ आए थे? क्या वे प्राचीन रोमन चर्च को नष्ट करने के लिए यहाँ आए थे? गोबाटे ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने उन्हें कैसे नाराज किया था। उन्होंने झटपट मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है सम्मानित अतिथिगण। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अगर हमने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं। गोबाटे ने बहुत ही स्पष्टवादिता दिखाते हुए जो कुछ हुआ था उसे जाने बिना ही माफी मांग ली। इतनी अपार शक्ति का सामना करने पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन रोमन चर्च के शक्तिशाली पोप से इस तरह की प्रतिक्रिया की किसी को उम्मीद नहीं थी। इस स्थिति ने जमीन पर मौजूद अनुयायियों को भी स्तब्ध कर दिया। उनके पोप इतनी जल्दी और पूरी तरह से कैसे झुक गए? अब फ्यूचर एड्स, निंग ताइरान ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे चर्च में रोगस नाम का कोई व्यक्ति है ना? उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो। प्राचीन रोमन चर्च में 2 दिव्य मंदिर थे, जल और अग्नि। रोगस ने अग्नि देवता योद्धा के रूप में अपनी प्रतिभा को जागृत किया और उसे अग्नि देवता मंदिर का दिव्य पुत्र, भावी उत्तराधिकारी बनाया गया। तो वे रोगस को पकड़ने आए थे, लेकिन स्तर और प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अंतर था। रोगस भला निंग ताइरान जैसे व्यक्ति को कैसे नाराज कर सकता था? वह उस स्तर का नहीं था। गोबाटे ने अपने बगल में खड़े बुजुर्गों को इशारा किया कि वे रोगस को तुरंत लाएं। चूंकि निंग ताइरान ने पूछा है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। कारण के बारे में वे तब पूछेंगे जब रोगस आएगा। किसी भी सूरत में अगर ये दोनों तरकीन होते तो वे बिना किसी शिकायत के पूरे प्राचीन रोमन चर्च को नष्ट कर सकते थे। गोबाते ने सावधानीपूर्वक पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि रोगस ने आप दोनों महानुभावों को कैसे नाराज किया है? निंग ताइरान ने कहा, उन्होंने मुझे नाराज नहीं किया। बाई युवान ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसने मुझे भी नाराज नहीं किया। गोबाते और उनके बगल में खड़े बुजुर्गों को राहत महसूस हुई। उन्हें नाराज न करना अच्छा था, लेकिन अगले ही पल निंग ताइरान के शब्दों ने उनके दिलों को फिर से निराशा में डुबो दिया। निंग ताइरान की आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। उसने मेरी प्यारी पोती का अपमान किया है। बाई युवान ने भी सहज भाव से कहा, उसने मेरे प्रिय शिष्य का अपमान किया है। गोबाटे का शरीर कांप उठा, मानो वह हवा में ही गिरने वाला हो। यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नाराज करने से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। अपने मन में वह रोगस को अनगिनत बार कोस चुका था। आखिर इस आदमी ने क्या कर दिया था? कुछ ही देर में रोगस को बाहर लाया गया। कई दिनों बाद रोगस पुनर्जीवित हो गया था, लेकिन हाल ही में होश में आने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर था और उसे ठीक होने के लिए अभी भी समय चाहिए था। रोगस आराम कर रहा था जब उसे जबरदस्ती बाहर लाया गया। वह अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। जब उसने अपने सिर के ऊपर सूर्य के समान आग का गोला देखा तो वह और भी अधिक भ्रमित हो गया। क्या अग्नि देवता अवतरित हुए हैं? अचानक उसका शरीर हल्का हो गया और वह हवा के एक झोंके के साथ उड़कर मध्य हवा में चला गया। गोबाटे ने सावधानीपूर्वक कहा, महान लोगों, ये रोगस है। कुछ दिन पहले दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और अभी अभी वह पुनर्जीवित हुआ है।
क्या तुमने लिन मोयू का पीछा करने और उसे मारने के लिए कालकोटरी ट्रैकिंग स्क्रॉल का इस्तेमाल किया? आपने ये भी कहा था कि मेरी पोती एक खिलौना है। निंग ताइरान के सवालों का सामना करते हुए रोगस की आंखों में घबराहट झलक रही थी। फिर उनकी पुतलियों का ध्यान भटक गया और उनके चेहरे के भावहीन हो गए। गुबाते की भौहें तन गईं। वह जानता था कि निंग ताइरान ने मन को वश में करने की कला का प्रयोग किया था। निंग ताइरान के स्तर और क्षमता को देखते हुए एक साधारण 30 स्तर का रोगस उसका सामना कैसे कर सकता था? रोगस के चेहरे पर घृणा के भाव साफ झलक रहे थे और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। उस बदमाश ने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। मैं उसे कल ही मार डालूंगा। ये पद मेरा है, वह औरत भी मेरी है। मैं उसे अपना खिलौना बनाऊंगा। मैं उसे जीवन की भीख मांगने पर मजबूर करूंगा, लेकिन वह मौत की कामना करेगी। वहां मौजूद सभी लोगों का रंग बदल गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। कोई एक महान गुबाते कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाय युवान की निगाहों ने उसकी बात काट दी। बाय युवान की आंखें ठंडी और निर्मम थीं। एक भयावह आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। हत्या का इरादा फैल रहा था। पूरा वातावरण कांप रहा था। अब फ्यूचर एड्स, इससे हर कोई भय से कांप उठा। इसी क्षण ग्रीष्म संहारक देवता वापस लौट आए थे। निंग ताइरान ने व्यंग्य करते हुए कहा, वह मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो सकता है। चर्च की दिव्य प्रतिमा में उसकी छाप तो अवश्य ही होगी, है ना? देखते हैं कि क्या वह प्रतिमा के बिना भी पुनर्जीवित हो सकता है। अपनी उंगली के इशारे से ऊपर मंडरा रहा विशाल आग का गोला प्राचीन रोमन चर्च की ओर गिर पड़ा। गुबाटे का चेहरा अचानक बदल गया और वह घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, सबको बचाओ, सब लोग भागो। बुजुर्गों ने तुरंत कार्रवाई की और बड़ी संख्या में अनुयायियों को निकालने के लिए हवाई जहाज से नीचे उतरे। केवल रोगस ही हवा में लटका रह गया, जिसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया। गुबाटे ने कामना की कि यह उपद्रवी तुरंत मर जाए। आग का विशाल गोला लुढ़कते हुए नीचे आया और रोगस को कुचल दिया। भीषण गर्मी के कारण रोगस पल भर में भाप बनकर उड़ गया। जलकर मौत नहीं हुई, बल्कि सीधे वाष्पीकृत हो गए। सौभाग्यवश आग का गोला धीरे धीरे नीचे गिरा, जिससे उन्हें पर्याप्त समय मिल गया। 1 मिनट बाद प्राचीन रोमन चर्च का मुख्यालय खाली था। आग का गोला पूरी तरह से नीचे गिर गया और तेज लपटों के साथ फट पड़ा, जिससे आकाश लाल हो गया। प्राचीन रोमन चर्च का मुख्यालय आग के सागर में बदल गया और भव्य हॉल लपटों में ढह गए। निंग ताइरान की ठंडी आवाज गूंजी, अगर अगली बार मौका मिला तो मैं प्राचीन रोमन चर्च को मिटा दूंगा। जब वे दोनों वहां से चले गए तो गुबाटे का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। चर्च का मुख्यालय आग की चपेट में आ गया था और खंडहर में तब्दील हो गया था। उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह मुख्यालय में मौजूद उस दिव्य प्रतिमा के लिए शोक मना रहा था, जो आत्माओं को अंकित कर सकती थी और मृतकों को पुनर्जीवित कर सकती थी। अब मूर्ति गायब हो चुकी थी, साथ ही उसके अंदर बने निशान भी। चर्च में जिन शिष्यों ने अपनी आत्माओं को ईश्वर के मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया था, यदि वे अब मर जाते हैं तो वे वास्तव में मर जाएंगे। उन्हें भली भांति पता था कि इस मूर्ति का निर्माण करना कितना कठिन था, जो अनगिनत वर्षों के संचय का परिणाम थी। पोप, बुजुर्ग लोग दुखी दिख रहे थे। गुबाते ने आह भरी, जब तक हम जिंदा हैं सब ठीक है। उन दोनों के गुस्से को देखते हुए हमें न मारना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। यह मत भूलो कि उस समय स्टिक कंट्री कितनी दयनीय स्थिति में थी, कितने लोग मारे गए थे। बाय युवान ने पहले जो किया था उसे याद करके सभी लोग तनाव में आ गए। ये परिणाम एक बुरी स्थिति में भी सबसे अच्छा था। नष्ट हो चुके हॉल का पुनर्निर्माण किया जा सकता था। जब तक लोग जीवित थे तब तक सब ठीक था। अब हर कोई रोगस से नफरत करता था। अगर वह न होता तो प्राचीन रोमन चर्च को इस विपत्ति का सामना न करना पड़ता। श्वेत देवता के प्रांगण में बाय युवान और निंग ताइरान टेलीपोर्ट होकर वापस आ गए। बाय युवान ने चिढ़ाते हुए कहा, बूढ़े निंग, आपका स्वभाव कैसे सुधर गया? क्या यह आपकी पोती को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने की वजह से हुआ है? निंग ताइरान ने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारते हुए कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। पहले तो तुम प्राचीन रोमन चर्च के सभी लोगों को मार चुके होते। बाय युवान और भी खुशी से मुस्कुराए, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें पुण्य अर्जित करने और कम हत्या करने की जरूरत है। वह बैठ गया और अपने लिए चाय डाली। उपद्रवी मर चुका है। हम उन लोगों को मारें या ना मारें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जिंदा रखने से वे कुछ रसातल राक्षसों को मार सकेंगे। निंग ताइरान भी बैठ गया, कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? स्टिक कंट्री के साथ काम करते हुए तुमने इस तरह क्यों नहीं सोचा? बाय युवान खुलकर हंस पड़ी, तब मेरा गुस्सा और भी ज्यादा था। अब इस आदमी के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद मेरा गुस्सा सुधर गया है। मेंगनवेन ने अपनी आंखें खोली और कहा, सारा बोझ मुझ पर मत डालो। उसने पूरी तरह से रिचार्ज किए गए कूलडाउन ताबीज को फेंकते हुए कहा, हो गया। तुम बहुत तेज हो। निंग ताइरान ने भी एक खाली हो चुके जूनियर कूलडाउन ताबीज को बाहर निकाला और बेशर्मी से पूछा, इसे भी रिचार्ज करने में मेरी मदद करो। अध्याय 140 करियर होल्डर टूर्नामेंट शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षक नए छात्रों को पढ़ा रहे थे। कुछ बुनियादी ज्ञान हाई स्कूल में पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षक अधिक उन्नत ज्ञान की व्याख्या करते थे। उदाहरण के लिए विभिन्न करियर के लिए विभिन्न कौशलों का विश्लेषण और व्यावहारिक अनुप्रयोग। विश्वभर में सभी स्तरों के कालकोठरियों का वितरण, बॉस का वर्गीकरण, विभिन्न रणनीतियां, अगाध खाई की स्थितियों, अगाध खाई के राक्षसों के प्रकार, सावधानियों आदि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। उच्च शिक्षा में छात्र पूरी तरह से नया ज्ञान सीख सकते थे जो हाई स्कूल में उपलब्ध नहीं था। लिन मोयू पुस्तकालय में आए। उसके पास प्रशिक्षक के सभी व्याख्यानों में भाग लेने का समय नहीं था। बाय युवान ने कहा कि उसके पास उसके लिए नए मिशन हैं। उसे रसातल के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए वह स्वयं शोध करने के लिए पुस्तकालय आया। शिक्षकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध थी। पुस्तकालय में उपलब्ध ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाता था। किसी भी स्तर की सामग्री को देखने के लिए संबंधित अंक आवश्यक थे। पुस्तकालय में बहुत शांति थी। कई छात्र थे, लेकिन सभी चुप थे, चुपचाप अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे थे। लिन मोयू के पुस्तकालय में प्रवेश करते ही उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। आवाज में सुखद आश्चर्य झलक रहा था। सहपाठी लिन मोयू। शूहान उनके सामने सुंदर ढंग से खड़ी थी और उनका अभिवादन कर रही थी। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या संयोग है। शूहान के बारे में उनकी अच्छी राय थी। कालकोठरी में उसने बहुत मदद की थी।
समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वह उसकी पहली दोस्त बनी थी। लिनमोयू के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वह हर दोस्त को बहुत महत्व देता था। शूहान मुस्कुराई, मैं पॉइंट कमा रही हूँ। क्या आपको गाइड की ज़रूरत है? मैं आपको लाइब्रेरी से परिचित करा सकती हूँ। यह ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 100 पॉइंट ही काफ़ी हैं। ठीक है, लिनमोयू ने तुरंत उसे 100 अंक दे दिए। शूहान ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी सहपाठी लिन कितनी सीधी सादी है। तो चलिए मैं आपको पुस्तकालय से परिचित कराती हूँ। हमारे समर कैपिटल यूनिवर्सिटी पुस्तकालय को कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें कौशल क्षेत्र, कालकोटरी क्षेत्र, राक्षस क्षेत्र, बॉस क्षेत्र, रसातल क्षेत्र शामिल हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी सामग्रियों को जूनियर, इंटरमीडिएट और एडवांस में विभाजित किया जा सकता है। जूनियर का अर्थ है स्तर 40 से नीचे। शूहान के स्पष्टीकरण के तहत लिनमोयू ने पुस्तकालय में विभिन्न वर्गीकरणों को तुरंत समझ लिया। अगर उसे खुद ही तलाश करनी पड़े तो शायद इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार जूनियर छात्रों के लिए एक सामग्री देखने के लिए 10 अंक लगते हैं। कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल समस्या ये थी कि बहुत सारी सामग्रियां थीं जो कई अलमारियों में ठसाठस भरी हुई थीं। लिनमोयू को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। शूहान ने पहले एक सामान्य परिचय दिया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, सहपाठी लिन किस क्षेत्र की सामग्री देखना चाहती हैं? मैं रसातल और मौलिक युद्ध क्षेत्र के बारे में सामग्री देखना चाहता हूँ। शूहान जल्दी से लिनमोयू को उस क्षेत्र में ले गई जहाँ रसातल की सामग्री रखी हुई थी। इसमें एलिमेंटल बैटलफील्ड का भूभाग, राक्षसों का वितरण, उनकी कमजोरियां, सावधानियां और अन्य कई प्रकार की जानकारी शामिल थी। शूहान ने जल्दी से लिनमोयू के लिए कुछ सामग्रियां चुन ली। ये कुछ चीजें काफ़ी होनी चाहिए। जूनियर सामग्री का संबंध स्तर 40 से नीचे के करियर धारकों के साथ साथ स्तर 40 से नीचे के रसातल राक्षसों से था। ये सामग्रियां कार्ड थी जिन्हें केवल पुस्तकालय में ही देखा जा सकता था, उन्हें बाहर ले जाया नहीं जा सकता था। ठीक है सहपाठी लिन, बैठ जाओ और आराम से पढ़ो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शूहान मुस्कुराते हुए चली गई। काम पूरा हो गया। 100 अंक अर्जित किए। एक कोने में सीट ढूंढकर लिनमोयू अकेले बैठ गई और सामग्रियों की जांच करने लगी। कार्ड को सक्रिय करने पर एक प्रकाश स्क्रीन प्रदर्शित हुई। स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में टेक्स्ट और चित्र प्रदर्शित हो रहे थे, स्पष्ट और विस्तृत। लिनमोयू ने बहुत ध्यान से और पूरी तरह से पढ़ा, एक एक करके सभी सामग्रियों का अध्ययन किया। शूहान द्वारा अनुशंसित सामग्री बहुत व्यापक थी। इसमें एलिमेंटल बैटलफील्ड की स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों, स्तरों और वातावरण में राक्षसों का वितरण शामिल था। धीरे धीरे लिनमोयू के मन में मौलिक युद्ध क्षेत्र का एक मोटा मोटा नक्शा बन गया। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की शाश्वत महान दीवार में कुल 9 किले थे। इनमें से किला संख्या 9 मौलिक युद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में रसातल के प्रवेश द्वार के बहुत करीब स्थित था। वहां बेहद खतरा था। राक्षसों का स्तर बहुत ऊंचा था और रसातल की शक्ति उन तक पहुंच सकती थी। उच्च स्तर के रसातल राक्षस समय समय पर हमला करते थे। किला संख्या 9 के आसपास का क्षेत्र भी बेहद खतरनाक था, जहां लगातार युद्ध होते रहते थे। दिव्य ग्रीष्म एम्पायर की तरह कुछ ही देशों ने मौलिक युद्ध क्षेत्र में इतनी गहराई तक किले बनाए थे। ये दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की शक्ति का भी प्रतीक था। इन सामग्रियों के माध्यम से लिनमोयू को रसातल की बुनियादी स्थिति के बारे में भी पता चला। उसने जिन रसातल के नरक के कुत्तों और कुत्ते जैसे राक्षसों को मारा था, वे रसातल में सबसे महत्वहीन अस्तित्व थे, कचरे के ढेर में कचरा। कुत्ते जैसे दानवों को तोप के चारे के रूप में भी मुश्किल से गिना जा सकता था। हेलहाउंड्स तो बस डॉग डेमन्स द्वारा पैदा किए गए जीव थे, उन्हें तोप के चारे के रूप में भी नहीं गिना जा सकता था। अब तक मानव जाति का रसातल के बारे में ज्ञान सच ही रहा है। एक बात तो निश्चित थी कि रसातल में अनगिनत राक्षस थे और रसातल के राक्षस राजा अत्यंत शक्तिशाली थे। अन्यथा श्वेत देवता जैसे शीर्ष विशेषज्ञ अब तक रसातल में प्रवेश कर चुके होते। रात धीरे धीरे छा गई। लिनमोयू के संचारक में कंपन हुआ। 100वां करियर होल्डर टूर्नामेंट आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। लिनमोयू ने सामग्री कार्ड नीचे रख दिए और करियर होल्डर टूर्नामेंट के बारे में विशिष्ट जानकारी की जांच करने लगी। इसी समय करियर होल्डर टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दुनिया भर में सभी करियर होल्डर्स के संचार माध्यमों पर दिखाई दी। करियर होल्डर टूर्नामेंट का आयोजन अब तक 99 बार हो चुका था। इस वर्ष इसका 100वां आयोजन था। हर 5 साल में आयोजित होने वाले इस आयोजन का 500 साल का इतिहास है। मेजबान के रूप में इस बार डिवाइन समर एम्पायर का पैमाना अभूतपूर्व रूप से भव्य था। टूर्नामेंट की सूचना मिलते ही अनगिनत पेशेवर खिलाड़ी उत्साहित हो गए। रजिस्टर करें, मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। जल्दी किस बात की, पहले इसके फायदों को देख लो। वाह, इसके पुरस्कार तो बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, प्रत्येक समूह के लिए चैंपियन पुरस्कार तो कमाल के हैं, पहले से कहीं बेहतर। मुझे वे बहुत चाहिए। उस रात पूरी दुनिया उत्साहित थी। लिनमोयू ने नियम पढ़कर समाप्त किया और मुस्कुराए। टीम प्रतियोगिता, व्यक्तिगत प्रतियोगिता, चुनौती प्रतियोगिता। प्रतियोगिताओं को 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। नियमित प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं शामिल थीं। इसके अलावा विशेष चुनौती प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रत्येक समूह के विजेताओं के लिए पुरस्कार बहुत अच्छे थे। लिनमोयू ने उन्हें उत्सुकता से देखा। लाइब्रेरी में कम्युनिकेटर की घंटी बजी, जिसकी आवाज़ बहुत ही अचानक और कर्कश लग रही थी। लिनमोयू झटपट पुस्तकालय से बाहर गई और बोली, ये क्या बात है? दूसरी ओर निंगियाई की चुलबुली आवाज़ किसी खिलखिलाहट जैसी थी। देखा तुमने, करियर होल्डर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। क्या आपने पुरस्कार देखे? निंगियाई ने उत्साह से कहा। हे, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगी। चलो साथ में पंजीकरण कराते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य इतना उदार होगा, इतनी सारी अच्छी चीजें पेश करेगा। मैं कल सुबह जल्दी आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम साथ में पंजीकरण करवाएंगे। निंगियाई की उत्साहित आवाज़ सुनकर लिनमोयू भी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। इस बार डिवाइन समर एम्पायर ने भारी निवेश किया था और कई अच्छी चीजें पेश की थीं। लेवल 40 से नीचे की टीम प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक समूह के चैंपियन एक शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल, एक जूनियर मैजिकल पोशन और 50 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त कर सकते थे। लिनमोयू को शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल चाहिए था। शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल बहुत दुर्लभ थे और इन्हें एक्सचेंज में खरीदा नहीं जा सकता था। कौशल स्क्रॉल जादूगरों द्वारा बनाए जाते थे। बनाए गए 10,000 जूनियर कौशल स्क्रॉलों में से शायद एक ही चमकीला जूनियर कौशल स्क्रॉल होता है।
एक शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल किसी करियर धारक को उस कौशल में महारत हासिल करने की गारंटी दे सकता है जिसे उसने अभी तक नहीं सीखा है। लिन मोयू को इसकी वाकई जरूरत थी। एक और पुरस्कार जूनियर मैजिकल पोशन था जो सभी बुनियादी गुणों को स्थायी रूप से 200 तक बढ़ा देता था। 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स बहुत कम लग रहे थे, यहाँ तक कि एक गोल्ड इक्विपमेंट पीस से भी कम। लेकिन ये बुनियादी विशेषताओं के लिए था। प्लेटिनम उपकरण से शुरू करते हुए कुछ उपकरण बोनस की गणना प्रतिशत के रूप में की गई थी। बुनियादी गुण जितने उच्च होंगे, उपकरण पहनने पर उतना ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा। फिर व्यक्तिगत प्रतियोगिता थी। लेवल 40 से नीचे के खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक समूह के व्यक्तिगत चैंपियन जूनियर मैजिकल पोशन प्राप्त कर सकते थे। जूनियर मैजिकल पोशन का उपयोग प्रति व्यक्ति केवल एक बार किया जा सकता था, बार बार नहीं। लिन मोयू और निंगियाई दोनों को एक एक मिल सकता है। अंत में चुनौती प्रतियोगिता थी। इस चैलेंज प्रतियोगिता के विशिष्ट नियम और पुरस्कार अभी तक घोषित नहीं किए गए थे। इनका खुलासा टूर्नामेंट में किया जाएगा। अध्याय 141। पुरुष बहुत तेज नहीं हो सकते। लिन मोयू और निंगियाई अगली सुबह जल्दी ही करियर होल्डर टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराने के लिए सहमत हो गईं। उस रात भी लिन मोयू निष्क्रिय नहीं रहे। उसने विश्वविद्यालय के कौशल प्रशिक्षण हॉल को किराए पर लेने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। उसने कंकालों को बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि विश्वविद्यालय का कौशल प्रशिक्षण कक्ष सेना के हॉल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह अकेले ध्यान करने की तुलना में कहीं अधिक तेज था। लेवल 26 के कंकाल जादूगरों ने अब 2400 आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया। टाइटल एट्रीब्यूट के कारण अंक आधे हो जाने के बावजूद भी इसके लिए 1200 अंकों की आवश्यकता थी। उपकरण और उपाधि बोनस सहित उसके पास कुल 4600 आत्मा शक्ति थी, जो एक समय में 3 को बुलाने के लिए पर्याप्त थी। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाकर उसने रातों रात 10 कंकाल जादूगरों को बुला लिया। बुलाने की जगह में अभी भी और कंकाल योद्धाओं के लिए जगह थी। इतनी संख्या में कंकाल लिन मोयू के लिए अधिकांश स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। कम से कम समान स्तर के अनुभवी पेशेवरों में तो वह अजेय थे। करियर होल्डर टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। विश्वभर में पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में भी कई पंजीकरण केंद्र थे। पंजीकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ थी। सामान्य छात्र और निजी अकादमी के छात्र सभी ने पंजीकरण कराने के लिए आए। कतारें बहुत लंबी हो गई थीं। लिन मोयू ने भीड़ में खोजबीन की। निंगियाई ने धीरे से पूछा, अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। दुर्भाग्यवश उन्हें लिन मोहन नहीं मिली। निंगियाई ने कहा, दिव्य सृजन अकादमी और ज्वाला सम्राट अकादमी विश्वविद्यालय की ये तीनों स्वतंत्र अकादमियां यहाँ नहीं हैं। उनके अपने पंजीकरण केंद्र हैं, इसलिए वह उसे ढूंढ नहीं पाया। लिन मोयू ने निंगियाई की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं? निंगियाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि वे विश्वविद्यालय में नहीं हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे कहाँ हैं। दादाजी मुझे नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे तभी पता चलेगा जब मैं दाखिला ले लूंगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद से लिन मोयू ने कभी भी शीर्ष अकादमियों के छात्रों को नहीं देखा था। तीनों शीर्ष अकादमियां विश्वविद्यालय से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में प्रतीत होती थीं। किसी को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे और वे बेहद रहस्यमय लग रहे थे। ये जानने के लिए उनसे जुड़ना आवश्यक था। यह अनगिनत छात्रों का सपना भी था। उम्मीद है कि वे टूर्नामेंट के लिए आएंगे। वह बस यही सोच पा रहा था। लिन मोयू। किसी ने लिन मोयू का नाम पुकारा। एक लड़की की आवाज। यह अच्छा लगा। निंगियाई ने तुरंत मुड़कर देखा। उसने कई लोगों को उनकी ओर आते देखा। सामने वाली लड़की बहुत सुंदर थी, उससे कुछ ज्यादा बुरी नहीं थी। उसके बगल में खड़ी लड़की भी काफी खूबसूरत लग रही थी और वह भी उसी की तरह हत्यारे वर्ग की पेशेवर थी। वहां एक व्यक्ति लंबी तलवार लिए हुए भी था। लिन मोयू ने धीरे से कहा, मेरी हाई स्कूल की सहपाठी जियाजू। उसके बगल में मेरे प्रांत की जुओ मेई और फैंग शियू हैं, जिनसे मैं बड़ी परीक्षा के दौरान मिली थी। निंगियाई ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने छोटे हाथ से लिन मोयू का बड़ा हाथ थाम लिया। शियाजू आगे बढ़ी, निंगियाई की ओर देखा, उन्हें लिन मोयू का हाथ पकड़े हुए देखकर मुस्कुराई। क्या आप भी पंजीकरण कराने आए हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। शियाजू ने कहा, हम भी यहाँ पंजीकरण कराने आए हैं। अफसोस की बात है कि आप पहले से ही लेवल 20 से ऊपर हैं, नहीं तो हम टीम बना सकते थे। फैंग शियू मुस्कुराए और बोली, हाँ, अगर हम आपके साथ मिलकर काम करें तो हम चैंपियनशिप जीतने का इंतजार कर सकते हैं। अभी की तरह नहीं, जहाँ हमें बेताब होकर लड़ना पड़ रहा है। क्या आप तीनों प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं या दूसरों को ढूंढने की? टीम प्रतियोगिता में न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 लोग भाग ले सकते थे। सामान्य तौर पर बेशक 5 लोगों की पूरी टीम होना सबसे अच्छा होता था, लेकिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने वाले कुछ लोग केवल 2 लोगों के साथ आए, जैसे लिन मोयू और निंगियाई। शियाजू हंसते हुए बोली, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरे संपर्कों की बदौलत मैं आसानी से लोगों को ढूंढ सकती हूँ। चिंता मत करो, हमने पहले ही टीम के साथी ढूंढ लिए हैं। एक नाइट और एक एल्डर। लेवल 20 से नीचे के भविष्यवक्ताओं ने अभी तक अपने सभी कौशल नहीं सीखे थे, इसलिए वे पूरी टीम के लिए बहुत मददगार नहीं थे। किसी पैगंबर का होना किसी वैद्य के होने जितना अच्छा नहीं था। शियाजू मिलनसार थी और उसने कुछ ही दिनों में कई दोस्त बना लिए थे। इस समय जियाजू ने निंगियाई की ओर देखा और खुलेआम अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जियाजू, लेवल 17, एलिमेंटल मेज, लिन मोयू की सहपाठी। जुओ मेई, स्तर 17, दुष्ट। फैंग शियू, 17वें स्तर का पवित्र तलवारबाज। निंगियाई ने भी अपना परिचय देते हुए कहा, निंगियाई, लेवल 25, शैडो असैसिन, लिन मोयू की प्रेमिका। निंगियाई ने बिना किसी दिखावे के खुलकर यह बात स्वीकार कर ली। शियाजू और बाकी लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। शियाजू ने आश्चर्य से कहा, तुम पहले ही 25वें लेवल पर पहुंच गए हो। निंगियाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सब मोयू की बदौलत है जिसने मुझे लेवलिंग करते समय सहारा दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लिन मोयू, तुम हमें अगले स्तर तक कब ले जाओगी? दोस्ती के ऊपर रोमांस को प्राथमिकता मत दो, फैंग शियू ने चिढ़ाते हुए कहा। लिन मोयू ने एक पल सोचा, जितनी जल्दी हो सके लेवल 20 तक पहुंच जाओ और मैं तुम्हें टायरेंट डेजर्ट कालकोठरी से पार करा दूंगी। शियाजू ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? क्या ये कालकोठरी बहुत कठिन है?
निंगियाई ने तुरंत समझाया और तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कालकोठरी अलग थी। लिनमुयू ने कहा, खैर जल्दी से लेवल 20 तक पहुंच जाओ, फिर मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगी। जुओ मेई ने लिनमुयू की ओर देखते हुए पूछा, तुम किस स्तर पर हो? 26 उद्धरण चिन्ह फुफकार। तीनों ने गहरी सांस ली। लिनमुयू की समतल करने की गति बहुत तेज थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने केवल एक ही स्तर की प्रगति की थी। लिनमुयू पहले ही 4 स्तर ऊपर चढ़ चुकी थी। उद्घाटन समारोह के समय वह केवल 22वें स्तर पर था और अब कुछ ही दिनों में वह 26वें स्तर पर पहुंच गया है। ये समतलीकरण नहीं था, ये तो विमान को उड़ाना था। फैंग शियू ने आह भरी, लोगों की तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है। शियाजू ने यह भी कहा, दोस्ती से ज्यादा रोमांस को अहमियत देना, पुराने सहपाठियों को साथ लिए बिना इतनी जल्दी अपनी तरक्की कर लेना। गर्लफ्रेंड बना ली और दोस्तों को भूल गई। जुओ मेई की ठंडी निगाहें लिनमुयू पर टिकी थीं, पुरुषों को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस क्षण आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया। सभी लोग जुओ मेई को खाली निगाहों से घूर रहे थे। इस 18 वर्षीय लड़की ने सचमुच इतनी ज्ञानवर्धक बात कही। फैंग शियू बेहद हैरान थी, आप सही नहीं हैं। जुओ मेई ने चिढ़कर कहा, तुम समझ सकते हो, तुम भी उसी तरह के हो। कुछ देर बातचीत करने के बाद जियाजू और बाकी दोनों अपने अपने टीम के साथियों को ढूंढने और साथ में पंजीकरण कराने के लिए चले गए। निंगियाई की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक थी, ऐसा लगता है कि आपका शियाजू के साथ अच्छा रिश्ता है। लिनमुयू ने एक पल सोचा, हाई स्कूल के सहपाठी, हमने कुल मिलाकर 10 वाक्यों से भी कम बात की है। निंगियाई खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम तो बिल्कुल ही भावहीन हो। अगर मेरी कोई सहपाठी इतनी खूबसूरत होती तो मैं उससे जरूर रिश्ता आगे बढ़ाती। लिनमुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर निंगियाई को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। जो व्यक्ति कम बोलता था उसके मीठे शब्द उतने ही दिल को छू लेते थे। यही किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनकर यही ने ऊपर देखा। उसके सुंदर चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठी। बहन ताताओ, जियान ताताओ, डुआन गाओ और मियाओ यू, जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिली थी, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आए। निंगियाई दौड़कर आए और जियान ताताओ और मियाओ यू का हाथ पकड़कर बोली, बहन ताताओ, आप भी यहाँ पंजीकरण कराने आई हैं? जियान ताताओ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, करियर होल्डर टूर्नामेंट हर 5 साल में एक बार होता है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। मियाओ यू ने निंगियाई का छोटा हाथ पकड़ते हुए कहा, यही, तुम आजकल कहाँ थी? तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। बहन ताताओ और मैं थोड़ी चिंतित थी। निंगियाई खिलखिलाकर हंस पड़ी, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी। वैसे क्या आपको कोई टीम मिल गई है? जियान ताताओ के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दुवान गांव ने चिढ़कर कहा, वे लोग हमारे स्तर को नीचा समझते हैं, वे हमारे साथ साझेदारी करने को तैयार नहीं हैं। जियान ताताओ और अन्य दो ने मरमेड आइलैंड ट्रायल के दौरान एक लेवल ऊपर चढ़ाई थी। अब जियान ताताओ 24वें स्तर का एक एल्फ नाइट था। दुवान गांव एक 21वें स्तर का पैगंबर था और मियाओ यू एक 21वें स्तर का बुजुर्ग था। जियान ताताओ अकेले ही एक टीम ढूंढ सकता था, लेकिन बाकी दोनों को साथ ले जाना मुश्किल हो गया। 20-29 आयु वर्ग में टीमें हमेशा उच्च स्तर हासिल करना चाहती थीं। जियान ताताओ भी इससे परेशान था। अगर उन्हें वाकई कोई नहीं मिलता तो वे केवल 3 लोगों की टीम बना सकते थे। मियाओ यू ने धीरे से कहा, दरअसल हम रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम तो बस इसका अनुभव करना चाहते थे। दुवान गांव ने कहा, वे सब घमंडी लोग हैं, हम भविष्य में भी कालकोठरी में उनके साथ टीम नहीं बनाएंगे। निंगियाई की चमकती आंखें घूम उठी, बहन ताताओ, चलो मिलकर टीम बनाते हैं। मोयू हमें चैंपियनशिप तक ले जाए और उन घमंडियों को चकित कर दे। निंगियाई ने लिनमुयू की ओर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूछ रही थी, क्या ये ठीक है? लिनमुयू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, इसमें क्या गलत था? जियान ताताओ की आंखें चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि लिनमुयू कितनी शक्तिशाली थी। अत्याचारी कालकोठरी से 39 लोगों को ले जाने की खबर विश्वविद्यालय में पहले ही फैल चुकी थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था। लिनमुयू के साथ उनके ब्रैकेट के लिए चैंपियनशिप जीतना लगभग तय था। जियान ताताओ तुरंत सहमत नहीं हुए, मेरी एक शर्त है, अगर ये मान जाती है तो हम टीम बना लेंगे। निंगियाई और जियान ताताओ के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्या शर्त है? बस बता दो, बहन ताताओ। जियान ताताओ ने कहा, अगर हम चैंपियनशिप जीत भी जाते हैं तो हमें कोई भी पुरस्कार नहीं चाहिए। वह जानती थी कि अगर वे जीत सकते हैं तो यह निश्चित रूप से लिनमुयू के प्रयासों की बदौलत ही होगा। निंगियाई को इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। जियान ताताओ ने आगे कहा, अगर हम चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो विश्वविद्यालय हमें योगदान अंक प्रदान करेगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। दुवान गाओ और मियाओ यू ने भी तुरंत कहा, बिल्कुल सही, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ योगदान अंक ही काफी हैं। योगदान अंक प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन था, जैसे कि लिनमुयू के पास एलिमेंटल बैटलफील्ड में जाने से पहले केवल 90 योगदान अंक थे। बाद में जब उनका सैन्य पद बढ़ा तो उन्हें एक सिपाही के रूप में प्रत्येक स्टार के लिए 10 अंक प्राप्त हुए। 10 सितारा निजी स्तर तक पहुंचते पहुंचते वह 190 अंक तक पहुंच गया था। फिर वह लेफ्टिनेंट बन गया, जिससे उसे 100 और योगदान अंक मिले और अब उसके कुल अंक 290 हो गए हैं। लिनमुयू को यह नहीं पता था कि जियान ताताओ के पास अब कितने योगदान अंक हैं, लेकिन संभवतः यह उससे अधिक नहीं थे। अध्याय 142, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियान ताताओ के आग्रह के तहत निंगियाई को समझौता करना पड़ा। उन पांचों ने मिलकर एक टीम बनाई और पंजीकरण कराया। 10 दिन बाद दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के नानहोंग शहर में 100वां करियर होल्डर टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप जीतने की प्रबल संभावना को देखते हुए जियान ताताओ और अन्य लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। दुवान गांव ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हमारे साथ साझेदारी न करने का उन्हें यही फल मिलना चाहिए, वे चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। मियाओ यू ने अपने कपड़े खींचते हुए कहा, ऐसा मत कहो, वैसे भी उन्हें चैंपियनशिप नहीं मिलती। दुवान गांव को लगा कि वह सही कह रही थी, हाँ, उन्हें वैसे भी यह नहीं मिलता। जब वे चल रहे थे तभी किसी ने उनका रास्ता रोक दिया। जियान ताताओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है? बेली शेंग। लिनमुयू ने पहचान लिया कि वह कौन है, वह उससे पहले कालकोठरी में मिल चुका था।
खबरों के मुताबिक वह बैली अकादमी के डीन के पोते हैं। बैली शेंग ने ठंडे स्वर में कहा, निंगियई, तुम इस लड़के के साथ क्यों हो? उसकी निगाहें निंगियई पर टिकी हुई थीं। निंगियई का छोटा सा सफेद हाथ लिन मोयू का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। निंगियई के चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? बैली शेंग गुस्से से फूलते फूलते हुए बोली, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कहती हो कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कौन नहीं जानता कि तुम मेरी मंगेतर हो? अपना मुंह बंद करो। निंगियई ने एक गुस्सैल छोटी शेरनी की तरह गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुमने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया और मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, फिर तुम दूसरों को बता रहे हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। चूंकि हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैंने इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। क्या तुमने इतनी बार झूठ बोला है कि तुम खुद ही उस पर विश्वास करने लगे हो? अगर आपके दिमाग में कोई समस्या है तो किसी अच्छे चिकित्सक से इसकी जांच करवाएं। यहाँ पागलपन का नाटक करते हुए न आएं। मैंने पहले तो इसे नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अगर तुमने भविष्य में फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं दादाजी को तुमसे निपटने के लिए कह दूंगा। लिन मोयू थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर हंसमुख रहने वाली निंगियई का इतना तीखा स्वभाव भी होगा। निंगियई का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी निगाहें बार बार लिन मोयू पर टिकी हुई थीं। जब उसने देखा कि लिन मोयू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह अंततः निश्चिंत हो गई। निंगियई द्वारा बुरी तरह डांटे जाने के बाद बैली शेंग का चेहरा लाल से नीला और फिर सफ़ेद पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है ठीक है ठीक है निंगियई, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। याद रखो, तुम मेरी औरत हो। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अरे बदमाश, तुम मर चुके हो। मैं तुम्हें देर सवेर मार ही डालूंगा। निंगियई ने अपना खंजर निकाला और कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो बोल दो। लिन मोयू की हथेली से ज्वालाएं उठीं, जिनमें से हत्या का इरादा प्रवाहित हो रहा था। अगर कोई उसे मारना चाहता है तो वह पहले उसे ही मार डाले तो बेहतर होगा। जियान ताताओ ने भी अपनी तलवार को झटके से बाहर निकाला। दुवान गाओ और मियाओ यू ने भी युद्ध की मुद्रा अपना ली। हालांकि बैली शेंग का रुतबा उनसे कहीं अधिक था, फिर भी इसने उन्हें पूरी ताकत से लड़ने से नहीं रोका। इस समय लिन मोयू और निंगियई उनकी साथी थीं। तुम किसे मारना चाहते हो? आकाश से एक गहरी आवाज सुनाई दी। एक अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ। बैली शेंग को जैसे किसी ने जोर से मारा हो, वैसे ही चीखते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह पहले से ही घायल था। हवा में स्थिर श्वेत देवता की निगाहें बैली शेंग पर टिकी हुई थीं और उनकी निगाहें कठोर थीं। तुम उसे मारना चाहते हो? बैली शेंग हद से ज्यादा भयभीत थी। बाई युवान क्यों आए? उसने पहले सुना था कि लिन मोयू का बाई युवान से कुछ संबंध है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। बाई युवान जैसी व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति से कैसे जुड़ी हो सकती है? पर अब बैली शेंग के दिल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। निंगियई ने अपना खंजर दूर रख दिया। उसके छोटे से चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसने मीठी आवाज में कहा, दादाजी बाय। बाई युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, बैली शेंग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम किसे मारना चाहते हो? बैली शेंग पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया। श्वेत देवता, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। बाई युवान ने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं तुम्हारा सिर खुद बैली हाओ को सौंप दूंगी। बैली हाओ बैली अकादमी के डीन थे। बाई युवान के शब्दों से बैली शेंग का पूरा शरीर कांप उठा। बैली शेंग दयनीय हालत में भाग निकला। बाई युवान आकाश से नीचे उतरी। जियान ताताओ और अन्य दो ने तुरंत बाई युवान का अभिवादन किया और उन्हें प्रणाम किया। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में कोई सम्राट को भले ही न जानता हो, लेकिन बाई युवान को न जानना असंभव था। श्वेत ईश्वर का नाम बहुत महान था। बाई युवान ने लिन मोयू की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं प्रकट नहीं होती तो क्या तुम कोई कदम उठाने की योजना बना रही होती? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं उसे पहले ही मार डालूंगी। बाई युवान ने पूछा, क्या आपको उसके पीछे की ताकतों से प्रतिशोध का डर नहीं है? उसके दादा बैली अकादमी के डीन बैली हाओ से लेवल 81 एक शीर्ष करियर धारक, जिसकी आप अभी बराबरी नहीं कर सकते। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसके बारे में सोचा था। मैं उसे मार डालूंगा, फिर टेलीपोर्ट करके तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अगर आप मेरी रक्षा करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो आप मुझे एलिमेंटल बैटलफील्ड भेज सकते हैं। अगर इससे भी काम नहीं बना तो सबसे बुरा यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। लिन मोयू ने इसके परिणामों के बारे में पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से सोच लिया था। बाई युवान ने गंभीरता से कहा, तुम अपनी जान से जुआ खेल रहे हो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। इतना विश्वास? बाई युवान ने लिन मोयू के लिए एक नया सम्मान महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी गहराई से सोच विचार कर लेगा। दरअसल अगर उसने बैली शेंग को मार डाला तो ये कुछ संभावित परिणाम होंगे। मुझे पूरा भरोसा नहीं है, बस एक एहसास है। बाई युवान अचानक जोर से हंस पड़ी। शाबाश शाबाश बच्चे, तुम्हारी स्टाइल बिल्कुल मेरी पुरानी स्टाइल जैसी है। सचमुच कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें परिणामों की चिंता किए बिना ही करना पड़ता है। जैसे कि आपने प्राचीन रोमन चर्च के उस संत की हत्या कर दी। जो हो गया सो हो गया। बूढ़े निंग ने प्राचीन रोमन चर्च को ध्वस्त कर दिया और वे अब आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। याद रखो, एक मजबूत मुट्ठी ही कठोर सत्य है। बाई युवान लिन मोयू से और भी अधिक संतुष्ट होती जा रही थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, हत्या करने में दृढ़ निश्चयी था और जरा भी संकोच नहीं करता था। यही तो वह चाहता था। बाई युवान ने लिन मोयू को एक कूलडाउन ताबीज वापस फेंकते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपग्रेड करने का तरीका भेज दिया है। जब तुम पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर लोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैंने आपको आपका नया मिशन भेज दिया है, जल्दी से उस पर काम शुरू करें। ये कहने के बाद बाई युवान ने जियान ताताओ और अन्य दो लोगों की ओर एक नजर डाली। तुम तीनों भी बुरे नहीं हो। इतना कहकर बाई युवान आकाश में उड़ गई और चली गई। उनकी नज़र में जियान ताताओ और अन्य दो लोगों द्वारा अभी अभी बैली शेंग के खिलाफ कदम उठाने का साहस दिखाना काफी अच्छा था। कम से कम उनमें पर्याप्त साहस तो था। कुछ लोगों के विपरीत जो चूहों की तरह डरपोक थे,
साहस के बिना वे मजबूत कैसे बन सकते थे? लिनमोयू ने अपना कम्युनिकेटर चेक किया। निंगियाई की बड़ी बड़ी आंखें टकटकी लगाए हुए थी। दादाजी बाई ने आपको क्या मिशन दिया था? इसे पढ़ने के बाद लिनमोयू ने धीरे से कहा, वह चाहता है कि मैं तीसरे किले में जाकर रसातल के राक्षसों को मारूं, कम से कम तब तक जब तक मैं 2 सितारा लेफ्टिनेंट का पद हासिल न कर लूं। बस इतना आसान। निंगियाई को लगा कि यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। लिनमोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, एलिमेंटल सीक्रेट रील्म्स कभी कभी फोर्ट्रेस नंबर 3 के बाहर भी प्रकट होते हैं। श्वेत देवता चाहते हैं कि मैं सीक्रेट रील्म्स से एलिमेंटल क्रिस्टल वापस लाऊं। मौलिक गुप्त क्षेत्र। निंगियाई ने अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसने उनके बारे में नहीं सुना था। लिनमोयू ने कहा, मुझे कल ही इसके बारे में पता चला। किले संख्या 3 के बाहर स्थित एलिमेंटल बैटलफील्ड को एलिमेंटल प्लेन्स भी कहा जाता है। वहां एक बार बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। तीसरे संक्रमण स्तर से ऊपर के लगभग 100 मौलिक जादूगरों ने मिलकर 1000 से अधिक निषिद्ध स्तर के मंत्रों का प्रयोग किया था। वह भूमि मौलिक तत्वों से युक्त हो गई, जिससे बाद में कई मौलिक जीवों का जन्म हुआ। उस महान युद्ध के बाद ही उस स्थान को एलिमेंटल प्लेन्स के नाम से जाना जाने लगा। निंगियाई की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तत्वीय राक्षस, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वे कैसे होते हैं? वह खतरे से बिल्कुल भी डरती हुई नहीं लग रही थी। वह अधिक जिज्ञासु थी। लिनमोयू ने कहा, जब हम जाकर देखेंगे तब पता चल जाएगा। वे 10 दिनों में नानहोंग शहर में जियांग ताताओ और अन्य लोगों से मिलने के लिए सहमत हो गए। दोनों ने टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके एलिमेंटल बैटलफील्ड में प्रवेश किया। अब उन दोनों के पास सैन्य पद थे। निंगियाई एक सिपाही थी जो टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके अधिकतम किले संख्या 3 तक ही पहुंच सकती थी। लिनमोयू एक लेफ्टिनेंट था। बिना किसी स्टार रैंक के भी वह किला नंबर 5 तक पहुंच सकता था। किले संख्या 6, 7 और 8 में प्रवेश करने के लिए कम से कम कर्नल रैंक का होना आवश्यक था। सैन्य पद सैन्य योग्यता और शक्ति दोनों का प्रतीक था। अध्याय 143। अगर मैं कहूं कि मैं भूल गया तो क्या होगा? जैसे ही टेलीपोर्टेशन समाप्त हुआ, करीब आने के ठीक एक दिन बाद लिनमोयू ने फिर से इस भूमि पर कदम रखा। निंगियाई उसकी बाहों में सिमट गई, आंखें कसकर बंद कर लीं। लिनमोयू के आलिंगन में टेलीपोर्टेशन उतना असुविधाजनक नहीं था। यहाँ थे। लिनमोयू ने निंगियाई को धीरे से थपथपाया और उसे नीचे उतार दिया। निंगियाई ने अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप भविष्य में हर बार टेलीपोर्ट करते समय मुझे इसी तरह पकड़ सकते हैं? ठीक है। निंगियाई को पकड़े हुए, जैसे किसी कोमल जैद को पकड़े हुए, लिनमोयू भी अंदर ही अंदर थोड़ी उत्साहित थी। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा और इसे प्रदर्शित नहीं किया। किले संख्या 3 की रूपरेखा किले संख्या 1 के समान थी, बिल्कुल एक जैसी। लिनमोयू सबसे पहले एक्सचेंज में गया और पाया कि उसने बिक्री के लिए जो हथियार और उपकरण सौंपे थे उनमें से कई पहले ही बिक चुके थे। हिसाब किताब निपटाने के बाद लिनमोयू को 60 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त हुए। अब उनके पास 160 मिलियन सोने के सिक्के थे। लिनमोयू ने पाया कि किले संख्या 3 में कुछ ऐसी सामग्रियां उपलब्ध थीं जो किले संख्या 1 में उपलब्ध नहीं थीं। जूनियर फायर एलिमेंटल क्रिस्टल कोर, मंत्रमुग्ध करने वाली सामग्री, हथियारों पर अग्नि तत्व से होने वाले नुकसान को बढ़ा सकती है या कवच पर अग्नि तत्व से होने वाले प्रतिरोध को बढ़ा सकती है। जूनियर विंड एलिमेंटल क्रिस्टल कोर, मंत्रमुग्ध करने वाली सामग्री, वायु, अग्नि, जल और बिजली, ये 4 प्रकार के मौलिक क्रिस्टल कोर हैं। जादूगरों को प्रसंस्करण के लिए दिए जाने पर वे करियर धारकों को अतिरिक्त मौलिक आक्रमण क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं या मौलिक प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। लिनमोयू को तुरंत उन प्रेतों की याद आ गई जिनका सामना उसने पहली बार एलिमेंटल बैटलफील्ड में प्रवेश करते समय किया था। आत्मा प्रकार के राक्षसों का कोई भौतिक रूप नहीं होता था और वे भौतिक हमलों से पूरी तरह प्रतिरक्षित होते थे। जिनके पास मौलिक आक्रमण करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ऐसे राक्षसों का सामना करना एक बुरे सपने जैसा होगा। जूनियर एलिमेंटल क्रिस्टल कोर सस्ते नहीं थे। इनकी कीमत 100,000 सोने के सिक्कों प्रति कोर थी। मौलिक क्रिस्टल कोर की वजह से किले संख्या 3 में एक अतिरिक्त जादुई हॉल था। निंगियाई ने समझाया, ये जादूगरों के संघ द्वारा स्थापित एक हॉल है। ये दुनिया भर के कुछ प्रमुख शहरों में मौजूद हैं। लिनमोयू समझ गई, कई पेशों के लिए उनसे संबंधित पेशेवर संगठन भी मौजूद थे। कीमियागरों का एक संगठन था जिसका नाम कीमियागर संघ था। नाइट्स के पास नाइट्स गिल्ड था। स्वाभाविक रूप से जादूगरों के पास जादूगरों का संघ भी था। एक ही प्रकार के पेशे से जुड़े लोग एकजुट हुए और एक साथ मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की मदद की। प्रत्येक जादूगर के पास अपना अलग कमरा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक दूसरे के काम में दखल न दें। लिनमोयू ने बस उस पर एक नज़र डाली और उसकी रुचि खत्म हो गई। उसके पास जादू करने के लिए कोई हथियार नहीं थे। कंकाल योद्धाओं के हथियारों को भी जादुई शक्ति से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। निंगियाई को तो इसकी और भी कम जरूरत थी। जादूगरों के लिए जादू करना ही उनकी जीविका कमाने और स्तर बढ़ाने का तरीका था। वे दूसरों के लिए जादू करते हुए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही वे कालकोठरियों में दूसरों के साथ शामिल होते थे। बेशक उन्होंने दूसरों को कालकोठरी से सामान ढोने के लिए पैसे दिए। लिनमोयू और निंगियाई महल के द्वार तक गईं। द्वार पर तैनात पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। युवक, अगर तुम इस तरह से बाहर जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। गार्ड का स्तर 45 था, जो दूसरे परिवर्तन के बाद एक उच्च स्तरीय करियर धारक था। वह लिनमोयू और निंगियाई की करियर और स्तर की जानकारी एक नज़र में देख सकता था। लिनमोयू का स्तर केवल 26 था और निंगियाई का स्तर तो उससे भी कम यानी 25 था। ये स्पष्ट रूप से मरने के लिए जा रहा था। लिनमोयू ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गार्ड ने कहा, एलिमेंटल प्लेन्स के सबसे कमजोर राक्षस भी 33वें स्तर के हैं। तुम्हारा स्तर तो केवल 26 है। सच में, मेरी सलाह मानो और वापस चले जाओ। ओह, आप तो वास्तव में लेफ्टिनेंट हैं। उद्धरण चिन्ह, आप सचमुच नहीं जा सकते। बाहर बहुत खतरा है। गार्ड ने उन्हें रोक लिया और लिनमोयू को बाहर नहीं निकलने दिया। वह बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसी दौरान एक गश्ती दल वहां से गुजरा और पूछा, क्या हो रहा है? गार्ड ने तुरंत समझाया, कैप्टन, वे बाहर जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। कप्तान ने लिनमोयू और निंगियाई की ओर देखा और कहा, लेवल 26, लेवल 25 मरने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? क्या चल रहा है? कप्तान उतना ही कर्तव्यनिष्ठ था जितना कि गार्ड।
लिनमुयू जानता था कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एलिमेंटल प्लेन्स पर कोहरा नहीं था। दृश्यता फोर्ट्रेस नंबर 1 के बाहर की तुलना में कहीं बेहतर थी। करियर धारकों की दृष्टि अद्भुत थी। दूर तक देखते हुए लिनमुयू ने 700-800 मीटर की दूरी पर एक मौलिक राक्षस को बिना किसी उद्देश्य के भटकते हुए देखा। वह ज्वालाएं उगल रहा था, एक अग्नि तत्व का राक्षस। ठंडी हवा का एक झोंका आया। कप्तान और गार्ड दोनों कांप उठे। फिर लिनमुयू के सामने 5 कंकाल योद्धा प्रकट हुए, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये है युवक, क्या ये तुम्हारा बुलावा है? कप्तान ने अंततः लिनमुयू के पेशे पर ध्यान दिया, एक जादूगरनी, एक ऐसा पेशा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। 5 कंकाल चटकने की आवाज करते हुए बहुत तेजी से बाहर भागे। शहर के द्वार से बाहर निकलते ही उनकी गति बिजली की तरह फिर से बढ़ गई। इतनी तेजी, उच्च पदस्थ अधिकारी स्तब्ध रह गए। इतनी तेज गति का मतलब था कि कंकालों में बहुत उच्च स्तर के गुण थे। 5 कंकाल बिजली की गति से अग्नि तत्व वाले राक्षस की ओर दौड़े। उनके हाथों से लाल रोशनी निकली। कौशल, उन्मादपूर्ण प्रहार। उनकी तलवारें गिर गईं। अग्नि तत्व वाले राक्षस पर लगातार 5 कौशलों का प्रभाव पड़ा। धुएं के एक झटके के साथ अग्नि तत्व वाला राक्षस मौके पर ही मर गया। स्तर 33 के अग्नि तत्व आत्मा को मारा। अनुभव जोड़ 165,000। इतनी तेजी, तत्काल मारा। उच्च पदस्थ अधिकारी आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मात्र 5 लेवल 26 के कंकालों ने पलक झपकते ही लेवल 33 के फायर एलिमेंटल स्पिरिट को मार डाला। ये सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। अगर वे 26वें स्तर पर इतने शक्तिशाली थे तो 36वें या 46वें स्तर पर वे कितने अधिक शक्तिशाली होंगे। कप्तान ने अचानक लिनमुयू के कंधे पर लगा सैन्य बैज देखा। लेफ्टिनेंट, इतनी कम उम्र में ही लेफ्टिनेंट बन गए। वह स्वयं भी एक लेफ्टिनेंट थे, 5 सितारा लेफ्टिनेंट। लेकिन उन्हें याद था कि जब वे लेफ्टिनेंट बने थे तब वे पहले से ही 38वें स्तर पर थे। युवा और शक्तिशाली लिनमुयू ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। निंगियई को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? कप्तान ने घबराकर कहा, आगे बढ़ो। अंततः आगे बढ़ने की अनुमति मिलने पर लिनमुयू और निंगियई ने एलिमेंटल प्लेन्स पर कदम रखा। निंगियई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वे बहुत ज्यादा सतर्क हैं। लिनमुयू ने हाथ उठाकर निंगियई के सिर पर थपथपाते हुए कहा, उनका इरादा अच्छा है। वे बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एलिमेंटल प्लेन्स फोर्ट्रेस नंबर 1 के बाहर स्थित एलिमेंटल बैटलफील्ड से पूरी तरह अलग थे। अगर वह किला न होता तो इन दोनों को आपस में जोड़ना बिल्कुल भी संभव न होता। कौन जाने कैसे उन हजारों निषिद्ध मंत्रों ने इस भूमि को जोता, लेकिन ये भूमि पूरी तरह से मौलिक तत्वों से युक्त हो चुकी थी। हर जगह हवा और जमीन में भारी मात्रा में हानिकारक तत्व व्याप्त थे। हर सांस के साथ बड़ी मात्रा में तत्व शरीर में प्रवेश करते थे। एक सांस ताजी और सुखद हो सकती है, अगली ही सांस बेहद गर्म। एक सांस में हवा के तत्व थोड़े से पानी के साथ मिश्रित हो सकते हैं, अगली सांस में मुख्य रूप से अग्नि तत्व हो सकते हैं। कभी कभी बहुत अधिक बिजली के तत्वों को सांस के साथ अंदर लेने से नाक में जलन और सुन्नपन महसूस होता था। ये कैसी जगह है? ऐसी जगह कैसे अस्तित्व में हो सकती है? निंगियई की पिछली सांस बेहद गर्म थी, अगली सांस जमा देने वाली ठंडी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हा, उसका उदास चेहरा देखकर लिनमुयू शायद ही कभी खुलकर हंसती थी। निंगियई ने उसे मुक्का मारा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? इसमें इतनी हंसी वाली बात क्या है? खांसी। उसने हवा के एक और झोंके को अंदर लिया और खांसते खांसते उसकी आंखों से लगभग आंसू निकल आए। लिनमुयू मुस्कुराए और एक मास्क निकालकर निंगियई को दे दिया। तत्वीय मुखौटा हवा से विभिन्न तत्वों को छान सकता है। निंगियई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? लिनमुयू ने गंभीरता से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं भूल गई थी तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? विश्वास? ऐसा तो सिर्फ भूत ही कर सकता है। उसने इसे अभी अभी खरीदा है, ये स्पष्ट है। उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा था और इसे विशेष रूप से एक्सचेंज से खरीदा था। इसे बाहर न निकालने का मकसद सिर्फ उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना था। निंगियई ने तुरंत अपने नुकीले दांतों और पंजों से लिनमुयू पर हमला कर दिया। यह महिला आपसे जान की बाजी लगाकर लड़ेगी। दूर से एक हवा का गोला उड़ता हुआ आया और अचानक उन दोनों से टकरा गया। हड्डी का कवच तेजी से चमक उठा और हवा के गोले को रोक दिया। तेज हवाएं और एक बवंडर उनकी ओर सीधे बढ़ रहे थे। अध्याय 144 मौलिक गुप्त क्षेत्र का अवतरण, 2 पागल। तेज हवा में अस्थि कवच तेजी से चमक उठा और सभी हमलों को रोक दिया। अपने स्वामी पर हमला होते ही कंकाल योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बिजली की गति से उन पर टूट पड़े। एक पवन तत्व की आत्मा हवा में नृत्य कर रही थी, धुंधली हरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी और लगातार लिनमुयू और निंगियई पर हमला कर रही थी। कंकाल योद्धा ऊंची छलांग लगाते हैं। पवन तत्व की आत्मा ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत चकमा दे दिया। क्या इसमें बुद्धि है? नहीं, ये सहज प्रवृत्ति है। लिनमुयू ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने नियंत्रण मंत्र का जाप करते हुए तेजी से 10 कंकाल जादूगरों को बुलाया। वायु तात्विक आत्मा स्तर 34, शक्ति 4000, फुर्ती 4000, आत्मा 7000, संविधान 5500, कौशल विंड बॉल स्टॉर्म। विशेषता वायु तत्व से प्रतिरक्षा। जासूसी मंत्र ने एक अतिरिक्त विशेषता को उजागर किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस विशेषता का मतलब यह था कि पवन तत्व आत्मा को किसी कौशल को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी, कि स्वाभाविक रूप से पवन तत्वों से प्रतिरक्षित थी। बैटलफील्ड रेट्स के विपरीत, जिन्हें शारीरिक प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए एक कौशल को सक्रिय करना पड़ता था, पवन तत्व की आत्मा हवा में नृत्य कर रही थी। कंकाल योद्धा लगातार ऊपर उछल रहे थे लेकिन उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, कंकाल जादूगरों ने तुरंत अपनी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया। वायु तत्व के हमले अप्रभावी थे, इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में अन्य 3 प्रकार के तात्विक मंत्रों का प्रयोग किया। ये कंकाल योद्धाओं के हमलों से तो बच सकता था, लेकिन कंकाल जादूगरों के हमलों से नहीं। कंकाल जादूगरों के कौशल में एक लॉकिंग प्रकृति थी जिससे उनसे बचना मुश्किल हो जाता था। जादुई हमलों के महज एक दौर में ही इस पवन तत्व आत्मा को उड़ाकर मार डाला गया। स्तर 34 के पवन तत्व आत्मा को मारा। अनुभव जोड़ 170,000। लिनमुयू ने प्रॉम्प्ट को देखा और भौहें सिकुड़ी। पवन तत्व की आत्मा बिना शव छोड़े ही मर गई। पहले मारे गए अग्नि तत्व के प्रेत का भी कोई शव नहीं मिला।
क्या ऐसा हो सकता है कि मौलिक प्राणियों के शव न हों? अगर यह सच है तो उन पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाश विस्फोट का उपयोग न कर पाने का मतलब था सामूहिक हत्या में मिलने वाली बढ़त को खो देना। हेल आउटपोस्ट कालकोटरी की तरह वे केवल लगातार आगे बढ़ते रह सकते थे। लिन मोयू ने यह देखने के लिए और अधिक अवलोकन करने का निर्णय लिया कि क्या वास्तव में यह वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। निंगियाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिरकार आराम मिला। मास्क लगाने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर। निंगियाई ने तात्विक मुखौटा पहन लिया था। इससे उसकी पहले से ही बड़ी आंखें और भी बड़ी और चमकदार दिखने लगीं। पवन तत्व की आत्मा के अचानक किए गए चुपकर हमले से वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी। लिन मोयू मुस्कुराई। बहुत सुंदर। तुम्हारी आंखें बड़ी और खूबसूरत हैं। निंगियाई ने गर्व से कहा। बेशक, इस महिला की आंखें सबसे खूबसूरत हैं। जैसे जैसे वे एलिमेंटल प्लेन्स में गहराई तक जाते गए, एलिमेंटल मॉन्स्टर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौलिक राक्षसों का शिकार भी कर रहे थे। वे अक्सर 2 या 3 लोगों की टीमें बनाते थे जो मौलिक राक्षसों का शिकार करने में माहिर होती थीं। मौलिक राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे और उनसे मौलिक क्रिस्टल कोर मिलने की संभावना रहती थी। इन्हें इकट्ठा करने से काफ़ी धन प्राप्त हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहाँ ज़्यादा खतरा नहीं था। लिन मोयू ने 5 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया। एलिमेंटल प्लेन्स पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 10 कंकाल योद्धा और 10 कंकाल जादूगरी काफ़ी थे। वास्तव में मौलिक राक्षसों के कोई शव नहीं होते थे। शव विस्फोट कौशल का उपयोग नहीं किया जा सका। लिन मोयू ने कहा। मैंने विश्वविद्यालय पुस्तकालय में एलिमेंटल प्लेन्स के बारे में सामग्री पढ़ी। हजारों निषिद्ध मंत्रों द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के बाद मौलिक मैदान शुद्ध तत्वों की भूमि बन गए जो रसातल की शक्ति से अछूते थे। लेकिन पाताल लोक के राक्षस हार मानने को तैयार नहीं थे। वे इतने सालों से कोशिश करते आ रहे हैं। एलिमेंटल प्लेन्स के किनारे तक चलकर आप रसातल की आभा को स्पर्श कर सकते हैं। लिन मोयू की बातें सुनकर निंगियाई ने कहा। तो इसका मतलब है कि हमें रसातल राक्षसों को खोजने के लिए मौलिक मैदानों के किनारे तक पैदल जाना होगा। ये सही है। ये सचमुच वैसा ही था। वे आधे दिन तक पैदल चले। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि उन्होंने लगभग 1/3 दूरी तय कर ली थी। बस आधे दिन की और पैदल यात्रा के बाद वे वहां पहुंच जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए शारीरिक सहनशक्ति कभी कोई मुद्दा नहीं थी। चलने से उन्हें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। जब तक भीषण लड़ाई न हो, कई दिनों और रातों तक पैदल चलना भी ठीक था। मौलिक आत्माओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। पवन तत्व आत्माओं को छोड़कर जो उड़ सकती थी, जिससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मौलिक आत्माओं से दरअसल 2 या 3 चालों में ही निपटा गया था। कुलीन राक्षस भी नहीं, बल्कि साधारण स्तर 34 के राक्षस। कंकाल योद्धाओं के लिए उन्होंने जरा भी कठिनाई पैदा नहीं की। मोयू, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? निंगियाई अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लिन मोयू को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जमीन हिल रही है। प्रकृति में अफरा तफरी मची हुई है। दोनों सतर्क हो गए। लिन मोयू की पहली प्रतिक्रिया स्वयं और निंगियाई पर अस्थि कवच का प्रयोग करना थी। बोन आर्मर के साथ उनकी सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई। यहाँ लोग हैं। निंगियाई ने आगे देखा। लोगों का एक समूह तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। ऐसा लगता है कि वे कुछ चिल्ला रहे हैं। दूर से आवाजें आ रही थीं। 100 से अधिक लोगों का एक समूह बेतहाशा भागते हुए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, नजारा और साफ होता गया। अंततः वे स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते थे। दौड़ना, जल्दी भागो, वहां खड़े मत रहो, अपनी जान बचाकर भागो। अराजकता के माहौल में इन लोगों के पीछे मौलिक आत्माओं का एक विशाल समूह पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने किसी तात्विक आत्मा के घोंसले को परेशान किया? निंगियाई ने अपनी जीभ चटकाए। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, उनका सामना एक मौलिक गुप्त क्षेत्र से हुआ था। निंगियाई खुशी से उछल पड़ी। बहुत बढ़िया। मुझे बस यही चिंता थी कि कहीं हमारा सामना किसी मौलिक गुप्त क्षेत्र से न हो जाए। मौलिक गुप्त लोग अनायास प्रकट होते थे। जब वे प्रकट होते थे तो तत्व अराजकता में डूब जाते थे और बड़ी संख्या में मौलिक आत्माएं तुरंत उत्पन्न हो जाती थीं। उस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तत्व अस्त व्यस्त हो गए। टेलीपोर्टेशन स्टोन बेअसर हो गए। बचना असंभव हो गया। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाली मौलिक आत्माएं बाहरी लोगों पर हमला करती और उन्हें अंदर ही अंदर भगा देती। चाहे वे रसातल के राक्षस हों या मानव पेशेवर, सभी उनके हमलों के निशाने पर थे। मौलिक गुप्त लोगों की उत्पत्ति प्राचीन काल के उस महान युद्ध से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। 50 या 60 पेशेवर लोग घबराकर भाग रहे थे और उनके पीछे 1000 से अधिक मौलिक आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। वे बहुत ज्यादा थे। अगर शव विस्फोट का इस्तेमाल किया जा सकता तो लिन मोयू स्वाभाविक रूप से इन मौलिक आत्माओं की परवाह नहीं करती। 10 गुना अधिक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलिक आत्माओं के कोई शव नहीं होते थे, इसलिए थोड़ी परेशानी तो थी। लेकिन बस थोड़ी सी परेशानी। तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? मरने का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? जल्दी भागो। क्या आपको हमारे पीछे वे सभी मौलिक आत्माएं दिखाई नहीं दे रही हैं? उन्हें भूल जाओ, चलो भागते हैं। वे हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराकर भाग रहे लोगों ने लिन मोयू और निंगियाई को हिलते डुलते नहीं देखा और उन पर कुछ बार चिल्लाए। वे दोनों फिर भी नहीं हिले। निंगियाई ने शरारती अंदाज में उन्हें हाथ भी हिलाया। वह छोटी बच्ची शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। निंगियाई के इस कृत्य ने इन लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दोनों बिल्कुल पागल हैं। न सिर्फ पागल, बल्कि अंधे भी। वे लिन मोयू और निंगियाई के पास से भाग निकले और बड़ी संख्या में मौलिक आत्माएं उनका पीछा करती रहीं। उसी समय कुछ मौलिक आत्माओं ने लिन मोयू और निंगियाई को देखा और उन दोनों की ओर झपट्टा मारा। पलक झपकते ही लिन मोयू ने अपने सभी कंकालों को बुला लिया। 150 कंकाल योद्धा, 100 कंकाल जादूगर। कंकाल जैसे योद्धा भीड़ों के बीच बाघों की तरह टूट पड़े। कंकाल जादूगरों के मंत्र भी भारी संख्या में बरसने लगे। पलक झपकते ही दर्जनों मौलिक आत्माएं मारी गईं। एक के बाद एक संकेत दिखाई देने लगे। प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ कई मौलिक क्रिस्टल कोर भी प्राप्त करना। कंकाल योद्धाओं ने कंकाल जादूगरों के साथ समन्वय स्थापित किया और बहुत तेजी से हत्याएं की। लेवल 26 के कंकाल योद्धाओं के गुण 18,000 थे, जो लेवल 34 के मौलिक आत्माओं से कहीं अधिक थे। वे आमतौर पर 3 या 4 वार में से एक को मार गिराते थे।
कंकाल जादूगरों की आत्मा का स्तर 42,000 था, जिससे वे आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली मंत्रों से क्षति पहुंचाने में सक्षम थे। 2 जादुई हमलों से एक को गिराया जा सकता है। मौलिक आत्माओं की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। प्रकृति में अकल्पनीय हद तक पूर्ण अराजकता फैल गई। अध्याय 145, एक विचित्र और सुंदर दृश्य। चीखने की तीखी आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। निंगियई पहले से ही असहजता के कारण अपने कान ढंक रही थी। ये कैसी आवाज है? इससे मुझे चक्कर आ रहा है। चीख पुकार के साथ साथ दैवीय आत्माएं भी जवाब में चीखें निकालने लगीं। आवाजें ऊपर नीचे होती रहीं, मानो कान के पर्दों को भेद रही हों। प्रकृति में पुनर्तः अराजकता फैली हुई थी। कंकाल जादूगर पूरी तरह से बेकार हो गए थे। वे एक भी मंत्र नहीं पढ़ पा रहे थे। दरअसल राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होगा, उससे निपटना उतना ही मुश्किल होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एलिमेंटल सीक्रेट दायरे का शासक एलिमेंटल किंग होना चाहिए। जब वह बोल रहा था, लिनमुयू ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। एक लाल बत्ती तेजी से चमकी। आकाश में एक विशाल लाल रंग का जाल दिखाई दिया। कौशल, धीमा अभिशाप। पलक झपकते ही सभी दृश्यमान तात्विक आत्माओं के सिर के ऊपर विशाल रक्त लाल हथकड़ियां प्रकट हो गईं। चीखने की आवाज तुरंत ही लंबी होती चली गई। गति 39 गुना कम हो गई। उन अप्रिय चीखों को तुरंत दबा दिया गया। दूर से आती हुई सबसे तेज और तीखी चीख ही लगातार सुनाई दे रही थी। मारना। आदेश मिलते ही कंकाल योद्धाओं ने अपनी तलवारें उठाईं और हमला कर दिया। प्रकृति में व्याप्त अराजकता के कारण कंकाल जादूगरों की प्रभावशीलता समाप्त हो गई थी। अब वे केवल कंकाल योद्धाओं पर ही निर्भर रह सकते थे। सौभाग्य से कंकाल योद्धाओं ने तेजी से हमला किया, कुछ ही वार में एक को मार गिराया। पलक झपकते ही उन्होंने उनमें से अधिकांश को हटा दिया था। इस समय तक कंकालों ने सभी तात्विक आत्माओं का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अब उनमें से कोई भी पहले वाले लोगों का पीछा नहीं कर रहा था। वे सभी लिनमुयू से निपटने के लिए आए थे। जिन लोगों का पीछा किया गया था, उन्होंने दिशा बदलते हुए मौलिक आत्माओं को देखा और बाल बाल बचने पर राहत महसूस की। हम बच गए, आखिरकार बच गया। मुझे लगा था मैं मरने वाला था। अब तो मौलिक आत्माएं हमारा पीछा क्यों नहीं कर रही हैं? उधर देखो। उन्हें ये जानकर गहरा सदमा लगा कि वे वही 2 लोग थे जिन्हें वे पहले पागल समझ रहे थे। अब वे कंकालों के एक बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जो तेजी से मौलिक आत्माओं को खत्म कर रहे थे। मौलिक आत्माएं कंकालों के तलवारों के सामने असहाय थीं और आसानी से मारी गईं। ये कौन है? ये इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? ये कंकाल बहुत मजबूत हैं, ये वाकई अद्भुत हैं। क्या ये सम्मनर का पेशा है? मैंने इससे पहले कभी इतना शक्तिशाली सम्मनर नहीं देखा। कितनी हास्यास्पद बात है, मैंने पहले उन्हें पागल कहा था। अब लगता है कि असली पागल तो मैं ही हूँ। सदमे भरी चीखों के बीच मौलिक आत्माओं का पूरी तरह से सफाया हो गया। कुछ मिनटों बाद चीखने की आवाज आखिरकार धीमी पड़ गई, लेकिन प्रकृति अभी भी अशांत थी। लिनमुयू को कंकाल जादूगरों की याद आ गई, क्योंकि वे तो बस बाहर खड़े सजावट के सामान मात्र थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे हथियारों से लैस होकर हमला करेंगे। आखिरकार उसने चीखना बंद कर दिया। मेरा सिर फटने ही वाला था। निंगियई ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे अभी अभी बहुत बुरा लग रहा था। ये वाकई बहुत अप्रिय था। चलो चलते हैं। अधिकांश मौलिक आत्माओं को हटा दिया गया था। 150 कंकाल योद्धाओं की सेना के हमले के आगे 1000 से अधिक मौलिक आत्माएं केवल 5 मिनट से भी कम समय तक टिक पाईं। गुणों में अंतर बहुत अधिक था। तात्विक आत्माओं के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। लिनमुयू कंकाल योद्धाओं को ध्वनि की दिशा में ले गई। मौलिक क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उन्हें गुप्त क्षेत्र में मौलिक राजा को मारना आवश्यक था। मौलिक क्रिस्टल और मौलिक क्रिस्टल कोर में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन ये जूनियर और सीनियर वस्तुओं के बीच के अंतर को दर्शाता था। क्रिस्टल कोर आमतौर पर लेवल 40 से नीचे के खिलाड़ियों के लिए आइटम थे, जबकि क्रिस्टल लेवल 40 से ऊपर के करियर धारकों के लिए आवश्यक आइटम थे। ये पूरी तरह से सटीक नहीं था, लेकिन अधिकांश वस्तुओं ने इसी पैटर्न का अनुसरण किया। उदाहरण के लिए, मोयून जिन सोल रिफाइनमेंट क्रिस्टल्स की तलाश कर रहा था, वे उच्च स्तरीय वस्तुएं थीं जिनका उपयोग लेवल 40 करियर ट्रांजिशन के लिए किया जाता था। ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक विचित्र और सुंदर दृश्य देखा। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अंतरिक्ष में 4 प्रकार के तत्व स्पष्ट रूप से घूमते और नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। बिजली के तत्व तारों की रोशनी बन गए, अग्नि के तत्व सजावट बन गए, वायु के तत्व पंख बन गए और जल के तत्व दर्पण बन गए। बहुत सुंदर। निंगियई मंत्रमुग्ध हो गई। उसने इससे पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। इतनी खूबसूरत कि किसी की सांसें थम जाएं और इतनी खतरनाक कि ऐसा ही हो। ध्यान से, लिनमुयू चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अत्यंत तीव्र गति से बिजली का एक विशाल बोल्ट नीचे गिरा। हड्डी का कवच लगातार चमकता रहा और हमले को रोकता रहा। इस बार निंगियई डर गई थी। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी छा गई थी और वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। बोन आर्मर के बिना वह अब तक या तो मर चुकी होती या अपंग हो चुकी होती। आखिरकार वह केवल 25वें स्तर पर थी, जो अभी भी बहुत कमजोर था। इसके तुरंत बाद आसमान से अनगिनत नुकीले बर्फीले तीर बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगे। ऊपर से घातक आभाले बर्फीले तीरों की वर्षा हुई। सभी कंकालों पर बर्फ के तीरों की बारिश से हमला हुआ। हमले की शक्ति कम नहीं थी। लिनमुयू कंकाल योद्धाओं के माध्यम से इसे महसूस कर सकती थी। कौशल, धीमा अभिशाप। लिनमुयू ने अपनी हथेली नीचे दबाई और श्राप उतर आया। वह विचित्र और सुंदर दृश्य पल भर में गायब हो गया। तब निंगियई को एहसास हुआ कि यह खूबसूरत दृश्य बड़ी संख्या में मौलिक आत्माओं के आपस में गुथे और मुड़े होने से बना था। शाप के प्रभाव में आकर वे तुरंत अलग हो गए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। कंकाल योद्धा पहले ही आगे बढ़ चुके थे। कंकाल जादूगरों के बिना भी भले ही पवन तत्व आत्माएं उड़ सकती हों, 39 गुना धीमी गति के प्रभाव के कारण वे कंकाल योद्धाओं के पीछा करने से बच नहीं सके। लिनमुयू ने पवन तत्व आत्माओं को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। हमलों के एक दौर के बाद मौलिक आत्माएं शीघ्र ही मर गईं। इन मौलिक आत्माओं की मृत्यु के साथ ही गुप्त लोक उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। तत्वों से बनी एक दुनिया, एक ऐसा क्षेत्र जो बाकी दुनिया से स्वतंत्र है। गुप्त क्षेत्र कालकोठरियों से भिन्न थे। केवल एक ही गुप्त क्षेत्र था और उसमें प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक ही आकाश के नीचे होता था।
दूसरे शब्दों में, यदि कई टीमें मिलकर किसी गुप्त क्षेत्र की खोज करती हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे से मिलने और संभावित रूप से लड़ने की बहुत अधिक संभावना होती है। मौलिक मैदानों पर स्थित मौलिक गुप्त क्षेत्र। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद मौलिक क्रिस्टल थे। मौलिक क्रिस्टलों का उपयोग उच्च श्रेणी के प्लेटिनम हथियारों को बनाने के लिए किया जा सकता है। प्लेटिनम हथियार 40 से 59 स्तरों के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त थे। उनका मूल्य इतना अधिक था कि उसकी गणना करोड़ों में करनी पड़ी। सबसे सस्ते प्लेटिनम हथियारों की कीमत 5 मिलियन से अधिक है। सबसे महंगी परियोजना की कीमत 1 अरब तक पहुंच सकती है। मौलिक क्रिस्टलों का उपयोग करके गढ़े गए प्लेटिनम के उपकरण उच्चतम मूल्य वाले प्लेटिनम उपकरणों में से थे, जिनमें शीर्ष स्तरीय गुण थे। लेकिन लिन मुयू के लिए इसका महत्व हथियार बनाने में नहीं था, बल्कि ये बार युवान के मिशन और उसके खुद के कूलडाउन ताबीज के लिए था। जी हाँ, जूनियर कूलडाउन टेलिस्मैन को इंटरमीडिएट कूलडाउन टेलिस्मैन में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक एलिमेंटल क्रिस्टल भी थे। चलो अंदर चले। गुप्त क्षेत्र का द्वार खुल गया था। लिन मुयू ने कंकाल योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए प्रवेश किया। दुनिया बदल गई। ठंडी हवा उनके चेहरों को चुभ रही थी। लिन मुयू और निंगयी ने एक बर्फ के महल में कदम रखा। मौलिक रहस्य लोक में सब कुछ तत्वों से बना था। सबसे पहले उनका स्वागत इस बर्फ के महल ने किया। बर्फ की सतह एकदम सफेद थी, जो दर्पण की तरह हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। यहाँ तक कि सबसे हल्की रोशनी भी कई बार परावर्तित होने के बाद चकाचौंध कर देने वाली हो जाएगी। बर्फ का महल एक भूल भुलैया जैसा था, जिसमें कई रास्ते थे। लेकिन लिन मुयू को भूल भुलैया से सबसे कम डर लगता था। जाना। उसके आदेश पर कंकाल योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और विभिन्न रास्तों में प्रवेश करने के लिए तेजी से तितर बितर हो गए। उसी समय उनके मन में एक नक्शा बनने लगा। निंगयी ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए? लिन मुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। कंकाल योद्धाओं को रास्ता देखने दो। सही रास्ता मिल जाने पर हम आगे बढ़ेंगे। निंगयी खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम्हारे कंकाल तो बहुत ही उपयोगी हैं, इनसे कुछ भी किया जा सकता है। कंकाल वाकई उपयोगी थे। उनके बिना वह इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाता। अकेले ही विभिन्न कालकोठरियों को पार करना तो दूर की बात है। 150 कंकाल योद्धा लगातार सही निकास मार्ग की तलाश में इधर उधर बिखरते रहे। उन्हें रास्ते में किसी भी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। ये पूरी तरह से एक भूल भुलैया थी। जब कंकाल योद्धा किसी गतिरोध में फंस जाते थे, तो लिन मुयू उन्हें तुरंत वापस बुला लेती थी और फिर उन्हें नए रास्ते खोजने के लिए दोबारा भेज देती थी। उसके दिमाग में बना नक्शा धीरे धीरे और अधिक पूर्ण होता गया। उसने कंकालों से दीवारों पर हमला करवाने की भी कोशिश की। दीवारें टूट तो सकती थीं, लेकिन तुरंत ही फिर से बन जाती थीं। ये सब व्यर्थ का प्रयास प्रतीत हुआ। अंततः लगभग 10 मिनट की खोज के बाद भूल भुलैया से बाहर निकलने का सही रास्ता मिल गया। चलो चलते हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। निंगयी खिलखिलाकर हंस पड़ी, कितनी जल्दी! कंकाल के बच्चे कितने उपयोगी हैं। सौभाग्यवश कंकालों में भावनाएं नहीं होती थीं, अन्यथा ये जानकर कि उन्हें बच्चे कहा जाता है, शायद उनमें कुछ विचार उत्पन्न हो जाते। कंकाल योद्धाओं का एक बड़ा समूह बर्फ के महल के निकास द्वार से बाहर निकल आया। उन्होंने एक विशाल हिमतत्व आत्मा को देखा। बर्फ के टुकड़ों से बने सिंहासन पर हिमतत्व की आत्मा बैठी थी। उसकी ठंडी निगाहें आने वाले कंकालों को देख रही थीं। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था, मानो किसी अनचाहे मेहमान ने उसकी शांति भंग कर दी हो। अचानक एक जोरदार दहाड़ उठी। बर्फ के महल की छत और आसपास से अनगिनत बर्फ के खंभे उड़कर बाहर आ गए। बर्फ का प्रत्येक स्तंभ लगभग 1 मीटर मोटा और 4 से 5 मीटर ऊंचा था। कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़े और फुर्ती से बर्फ के खंभों से बचते रहे। कुछ लोग समय रहते बचाव नहीं कर पाए और खंभों से टकराकर हवा में उड़ गए। बर्फ के खंभों की आक्रमण शक्ति कमजोर नहीं थी, यहाँ तक कि कंकाल योद्धाओं को भी इनके प्रहार से मामूली क्षति हुई। लिन मुयू ने जासूसी मंत्र का प्रयोग किया। जल तत्व जनरल गुप्त क्षेत्र का बॉस। स्तर 37, शक्ति 13,000, फुर्ती 0, स्पिरिट 13,000, संविधान 16,000, कौशल बर्फ के स्तंभ का प्रभाव, बर्फ का बवंडर बाढ़। विशेषताएं, शारीरिक क्षति आधी हो जाती है, बर्फ तत्व से प्रतिरक्षा। इसकी चपलता वास्तव में 0 थी। तब लिन मुयू को एहसास हुआ कि वह नीचे स्थित बर्फ के सिंहासन से जुड़ा हुआ है और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ है। ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे किसी राक्षस से हुआ था। अध्याय 146, बर्फ का महल और अग्निसागर। मौलिक सेनापति। कंकाल योद्धाओं ने जल तत्व के सेनापति पर हमला कर दिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनकी चमकदार लाल रोशनी से जगमगाती तलवारों ने जल तत्व के जनरल पर प्रहार किया, जिससे बर्फ के टुकड़े उड़ गए। जल तत्व के जनरल में शारीरिक क्षति को आधा करने का गुण था, इसलिए वह शारीरिक हमलों से बहुत डरता नहीं था। लेकिन कंकाल योद्धाओं के गुण बहुत अधिक थे, जो उसकी रक्षा क्षमता से कहीं अधिक थे। विशेषकर अपनी कौशल सक्रिय अवस्था में उन्होंने इसे भारी क्षति पहुंचाई। जल तत्व के सेनापति की चीखें गर्जनाओं के साथ मिश्रित हो गईं। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमय नीली रोशनी से जगमगा उठा। नीली रोशनी अनगिनत बर्फीले तीरों में बदल गई, जो हवा में नाच रहे थे। कौशल बर्फ का बवंडर। बर्फ के तीरों में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि वे कंकाल योद्धाओं को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। एक ऐसा कौशल जिसमें पीछे धकेलने वाला प्रभाव होता है। बर्फ के तीर जल तत्व के सेनापति के चारों ओर तेजी से घूमने लगे, जिससे एक बवंडर का निर्माण हुआ। इसने जल तत्व के जनरल को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे कंकाल योद्धाओं को उसके पास आने से रोक दिया गया। लिन मुयू ने यह देखा और कंकाल योद्धाओं को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे वे अस्थायी रूप से कौशल की सीमा से बाहर निकल गए। कंकाल योद्धाओं की कमजोरियों में से एक ये थी कि वे नियंत्रण प्रभावों वाले कौशलों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। बवंडर और भी भयंकर होता गया और उसका दायरा तेजी से बढ़कर लगभग पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। लिन मुयू को एक विचार आया। सभी कंकाल योद्धा एक साथ गायब हो गए। वह और निंगयी भी वापस बर्फ के महल में चले गए। उन्होंने बर्फ के महल की दीवारों से बर्फ के तीर टकराने की तेज आवाज सुनी, जिससे चटकने की तीव्र आवाज आई। आवाज बंद होने में पूरा 1 मिनट लग गया। वह कौशल समाप्त हो गया था। लिन मुयू जल तत्व के जनरल के कमरे में वापस लौटी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जल तत्व के जनरल के घाव ठीक हो गए थे। इससे पहले कंकाल योद्धाओं के भयंकर हमलों ने कई गड्ढे और घाव छोड़ दिए थे।
अब वे सभी ठीक हो चुके थे। ये तो कुछ ज्यादा ही सस्ता है। निंगियाई ने भी यही महसूस किया। कौशल के एक ही दौर ने सभी कंकाल योद्धाओं को पीछे धकेल दिया और साथ ही खुद को ठीक भी कर लिया। लिनमुयू ने कहा, बाहर मत आओ, मेरे पास एक योजना है। ठीक है, निंगियाई ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अगर लिनमुयू ने कहा कि उसके पास योजना है तो निश्चित रूप से उसके पास योजना थी। कंकाल योद्धा फिर से प्रकट हुए और एक बार फिर जल तत्व के सेनापति पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें लगातार वार करती रहीं, जिससे धातु की खनकती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। जल तत्व के सेनापति ने फिर से दहाड़ना शुरू कर दिया। घने बर्फ के तीर प्रकट हुए जो इसके चारों ओर घूमने लगे और अंततः एक गर्जना करते हुए बर्फ के तीरों के बवंडर में बदल गए। बर्फ के तीरों के बवंडर का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके शक्तिशाली धक्के के प्रभाव ने कंकाल योद्धाओं को पास आने से रोक दिया। लिनमुयू ने तुरंत कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह बर्फ के तीरों के बवंडर में घुस गया। बोन आर्मर तेजी से चमक उठा, जिससे बर्फीले तीरों के हमले अवरुद्ध हो गए और कौशल के नॉकबैक प्रभाव को भी बेअसर कर दिया। बर्फ के तीर वाले बवंडर का दायरा बड़ा था लेकिन घना नहीं था। बाहर तेज हवा चल रही थी और बर्फ के तीर तेजी से बरस रहे थे, लेकिन अंदर शांति थी। लिनमुयू बवंडर से गुजरी और उसने कंकाल योद्धाओं को फिर से बुलाया। कंकाल योद्धाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करना शुरू कर दिया। बर्फ के तीरों से बवंडर बनाने की क्षमता अभी भी जारी थी, जो कमरे के हर कोने में फैल रही थी। निंगियाई ने लिनमुयू की बात सुनी और बिना बाहर निकले बर्फ के महल में ही रुकी रही। कंकाल योद्धा खुशी खुशी वार करते रहे जबकि जल तत्व का सेनापति लगातार चीखता रहा। 1 मिनट बाद बर्फ के तीर अचानक गायब हो गए और वापस अनगिनत जल तत्वों में परिवर्तित हो गए। जल तत्व के जनरल के घाव तेजी से ठीक होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार यह पहले की तरह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। घाव केवल आंशिक रूप से ही भरे। कंकाल योद्धाओं के हमलों से बने कई निशान अभी भी बाकी थे। जल तत्व के जनरल की आभा कमजोर पड़ गई। लिनमुयू को पता था कि उसकी योजना सफल हो गई है। जल तत्व के सेनापति से एक बार फिर नीली रोशनी निकली, फिर उसके शरीर से भारी मात्रा में पानी बह निकला। पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। महज 2 सेकंड में यह एक विशाल ज्वारीय लहर में बदल गया। कौशल, बाढ़ का ज्वार। समुद्र के जल तत्वों से भरी एक विशाल लहर नीचे की ओर टकराए। पिछली क्षमता नियंत्रण की थी, लेकिन ये क्षमता एक शक्तिशाली आक्रमण की थी। जब तक इसका कोई नियंत्रण प्रभाव नहीं था तब तक सब ठीक था। कंकाल योद्धा पल भर में गायब हो गए। वह अकेले ही उनका सामना कर सकता था। कंकाल योद्धाओं की उसे कोई जरूरत नहीं थी। लिनमुयू ने चकमा नहीं दिया, बल्कि 78,000 की शारीरिक शक्ति के बराबर अस्थि कवच का उपयोग करते हुए बलपूर्वक इसका सामना किया। एक के बाद एक लहरें टकराती रहीं। लिनमुयू लहरों में दृढ़ता से खड़ी रही। लगातार 5 लहरों के बाद पानी धीरे धीरे पीछे हट गया। कंकाल योद्धा फिर से प्रकट हुए और बर्फ को तोड़ने का अपना काम जारी रखा। इस बार उन्होंने जल तत्व के जनरल को कोई मौका नहीं दिया। 2 मिनट बाद जल तत्व के जनरल बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। यहां तक कि नीचे स्थित उसका सिंहासन भी चकनाचूर हो गया था। स्तर 37 के जल तत्व वाले जनरल को मार गिराया। अनुभव जोड़ 1,480,000। जल तत्व क्रिस्टल कोर X10 प्राप्त हुए। सूचना मिलते ही निंगियाई मुस्कुराते हुए अपने सुंदर चेहरे के साथ बर्फ के महल से बाहर भागी। उनकी नज़र में लिनमुयू सबसे अच्छी थी। यह अनुभव शानदार रहा। अगर इसे 2 लोगों में बांटा भी जाए तो भी प्रत्येक को 1.48 मिलियन मिले। इसके अलावा 10 जल तत्व क्रिस्टल कोर भी थे, जिनकी कीमत लगभग 1 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थी। जल तत्व के जनरल की मृत्यु के बाद वातावरण में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए। लिनमुयू ने इसे महसूस किया। तत्वीय अराजकता की तीव्रता कम होती प्रतीत होती है। निंगियाई ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच पहले से थोड़ा ज्यादा आरामदायक महसूस हो रहा है। अव्यवस्था के कारण लोगों में असुविधा उत्पन्न हुई। अब इसमें कुछ सुधार हुआ था। उसने कंकाल जादूगरों को बुलाने की कोशिश की। जल तत्व वाले कंकाल जादूगर अब कौशल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अन्य तत्व फिर भी ऐसा नहीं कर सके। लिनमुयू को लगा कि इसका संबंध जल तत्व के सेनापति से अवश्य ही होगा। वे बर्फ के टुकड़ों को पार करते हुए रहस्यमय क्षेत्र में और गहराई तक चले गए। गर्मी की लहरें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। यह आग की दुनिया थी। पूरा इलाका भयंकर आग की लपटों से भर गया था, मानो लपटों के सागर में बदल गया हो। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, बोन आर्मर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाहर की ओर चांदी जैसे सफेद रंग का कवच दिखाई दिया, जो आग की लपटों को रोकने के लिए तेजी से चमक रहा था। अगर दूसरे पेशेवर लोग यहां आते तो उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ता। जल की दुनिया, अग्नि की दुनिया, अगला चरण हवाओं की दुनिया और बिजली की दुनिया होनी चाहिए। लिनमुयू ने कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया था। ये दुनिया निरंतर क्षति का कारण बनेगी, जो बड़ी संख्या में कंकाल योद्धाओं के आगे बढ़ने के लिए अनुपयुक्त होगी। लेकिन निंगियाई को मानो कोई मजेदार खिलौना मिल गया था। वह कभी कभी जमीन पर जलती छोटी छोटी लपटों पर पैर रख देती थी। बोन आर्मर के साथ उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। लिनमुयू हर 2 मिनट में बोन आर्मर को फिर से ढालती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमेशा सर्वोत्तम स्थिति में रहे। बर्फ के महल की तरह यहाँ भी अग्नि तत्व की आत्माएं मौजूद नहीं थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी तत्व अपने सबसे बुनियादी रूप में लौट आए हैं। अग्नि तत्व की इस दुनिया में वे दूर से एक जलती हुई पर्वत चोटी को देख सकते थे। आग का पहाड़। वे दोनों अग्नि पर्वत की ओर चल पड़े। आग के सागर से होते हुए लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद वे अंततः पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह तो पहाड़ था ही नहीं, ये पूरी तरह से अग्नि तत्वों से बना हुआ लपटों का एक विशाल समूह था। दूर से देखने पर आग की लपटें 50-60 मीटर ऊंची दिखाई दे रही थीं, जो किसी ऊंचे पहाड़ जैसी लग रही थीं। निंगियाई दंग रह गई। उसने पहले कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी थी। हम इसे कैसे निपटेंगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अग्नि पर्वत जागृत हो उठा। उस पर 2 विशाल आंखें दिखाई दीं। लिनमुयू चौंक गई। ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था। उसकी आंखें ज्वाला दानव राजा की आंखों से बहुत मिलती जुलती थीं, जिन्हें उसने पहले देखा था। अग्नि तत्व जनरल, गुप्त क्षेत्र का बॉस। स्तर 37, शक्ति 0, फुर्ती 0, आत्मा 20,000, संविधान 16,000, कौशल ज्वाला विस्फोट, अग्निसागर विस्फोट। विशेषताएं, शारीरिक क्षति आधी हो जाती है, अग्नि तत्व से प्रतिरक्षा, ज्वाला से जलन।
एक और राक्षस जो हिल नहीं सकता था, और इसमें शारीरिक रूप से हमला करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसकी आध्यात्मिक विशेषता 20,000 तक पहुंच गई। कोई कल्पना कर सकता है कि इसका मौलिक नुकसान कितना भयावह होगा। सौभाग्य से यह शारीरिक हमलों से अप्रभावित नहीं था, इसलिए कंकाल योद्धा अभी भी काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। आह्वान स्थल से 150 कंकाल योद्धा अचानक बाहर निकले और पलक झपकते ही अग्नि तत्व के जनरल के अड्डे की ओर दौड़ पड़े। अग्नि तत्व के सेनापति के पर्वतनुमा शरीर से 100 से अधिक विशाल अग्नि स्तंभ निकल रहे थे। आग के स्तंभ हवा में ही फट गए, जिससे पूरा आकाश आग के गोलों की बारिश से भर गया। कौशल, ज्वाला विस्फोट, पूर्ण श्रेणी, संतृप्त आक्रमण, सघन रूप से पैक किया हुआ। बचने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ मौजूद किसी भी टीम के सभी सदस्यों को इस तरह के व्यापक हमले का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी कमजोर टीम तो इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। कंकाल योद्धाओं के शरीरों पर लपटें उठ रही थीं, जो लगातार जलने की आवाजों के साथ उन्हें झुलसा रही थीं। यह अग्नि तत्व के जनरल की विशेषता थी, ज्वाला से जलने की क्षमता। अग्नि तत्व के जनरल पर हमला करते समय कंकाल योद्धाओं को भी बदले में अग्नि क्षति हुई। इसके पास जाने मात्र से ही नुकसान हो सकता है। कंकाल योद्धाओं ने नुकसान सहते हुए हमला जारी रखा। उनकी अत्यंत उच्च विशेषताओं ने कंकाल योद्धाओं को बहुत मजबूत रक्षा और स्थायित्व प्रदान किया। उसी समय जल तत्व वाले कंकाल जादूगर एक एक करके प्रकट होने लगे और कौशल का प्रयोग करने लगे। अध्याय 147 पवन बिजली तात्विक शरीर, पीछे से घात लगाकर हमला। लिनमुयू ने अपने सभी जल तत्व कंकाल जादूगरों को बुलाया, जिनकी कुल संख्या 28 थी। मौलिक रहस्य लोक में तत्व पूरी तरह से अराजकता में थे। जल तत्व के जनरल को हराने के बाद केवल जल तत्व के कंकाल जादूगर ही मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। कौशल, बर्फीली बारिश। अग्नि तत्व के सेनापति पर बर्फ की वर्षा तूफान की तरह हुई, जिससे घनी भाप उत्पन्न हुई। अग्नि तत्व के सेनापति ने क्रोध में दहाड़ते हुए लगातार हमलों की बौछार कर दी। आग के स्तंभ लगातार निकलते रहे, जो आसमान से बरसती आग की बारिश में बदल गए। मौलिक प्रतिरोध कौशल के साथ कंकालों और लिनमुयू पर मौलिक क्षति 3 गुना कम हो गई। कंकालनुमा योद्धा आग की लपटों में घिरे हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। जब तक दुश्मन के कौशल का कोई नियंत्रण प्रभाव नहीं था, तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिनमुयू और निंगये अस्थि कवच द्वारा संरक्षित अग्नि वर्षा में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी थी। अग्नि तत्व के जनरल को लगातार अधिक से अधिक क्षति पहुंच रही थी। उसका शरीर सिकुड़ता जा रहा था और ज्वालाएं मंद पड़ती जा रही थीं। अपने जीवन को खतरे में महसूस करते ही वह और भी उग्रता से दहाड़ने लगा। कौशल, अग्निसागर विस्फोट। इस क्षण दुनिया के सभी अग्नि तत्व विस्फोटित हो उठे। जमीन भूकंप की तरह हिल उठी और फट गई, जिससे 10 तीव्रता का भूकंप आया और जोर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। लिनमुयू ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए निंगयी को पकड़ रखा था। अग्नि के सभी तत्व एकत्रित होकर अनगिनत अग्नि स्तंभों में तब्दील हो गए, जिससे अग्नि का एक सागर बन गया। अगले ही पल आग का सागर हिंसक रूप से फट गया। अचानक हुए विस्फोट से निंगयी चौंक गई और उसने तुरंत अपने कान ढक लिए। एक के बाद एक धमाके गूंजते रहे। पलक झपकते ही अग्नि तत्व की पूरी दुनिया भयंकर विस्फोटों की चपेट में आ गई। विस्फोटों में सारे कंकाल उड़ गए। लिनमुयू और निंगये अस्थि कवच पर भरोसा करते हुए पहाड़ों की तरह दृढ़ खड़ी रहीं। अग्नि तत्व के जनरल ने अपना अंतिम प्रहार किया, लेकिन व्यर्थ। जमीन पर उतरने के बाद कंकाल योद्धा तुरंत उठ खड़े हुए और हमला जारी रखा। इस क्षण से अग्नि तत्व के जनरल के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। एक दर्दनाक चीख के साथ ये टुकड़ों में बिखर गया। आग की लपटें आतिशबाजी की तरह नाच रही थीं और अंत में एक शानदार रोशनी का निर्माण कर रही थीं। स्तर 37 के अग्नि तत्व वाले जनरल को मार गिराया। अनुभव जोड़ 1,480,000। अग्नि तत्व क्रिस्टल कोर X10 प्राप्त हुए। मौलिक राक्षसों ने कोई शव नहीं छोड़ा, केवल बिखरी हुई जलती हुई लपटें ही उनके अस्तित्व का प्रमाण थीं। अग्नि तत्व के सेनापति की मृत्यु के बाद अग्नि तत्व की दुनिया का अस्तित्व तो बना रहा, लेकिन वह पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई थी। अराजकता के तत्व कुछ हद तक शांत हो गए। अग्नि तत्व वाले कंकाल जादूगर अब सफलतापूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। अगला तत्व कौन सा होगा? निंगयी ने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। हवा। लिनमुयू ने पहले ही हवा के तत्वों को भांप लिया था। हवा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, कभी हल्की तो कभी तेज। जैसे ही वे अग्नि तत्व के संसार से गुजरकर वायु तत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, एलिमेंटल सीक्रेट दायरे के प्रवेश द्वार पर एक टीम प्रकट हुई। 1 नाइट, 2 सपोर्ट, 2 डैमेज डीलर, एक 5 सदस्यीय टीम जिसकी संरचना बहुत ही मानक है। उन्होंने स्टिक कंट्री के पेशेवर लोगों के विशिष्ट वस्त्र पहने हुए थे, जो कुछ हद तक डिवाइन समर एम्पायर और चेरी ब्लॉसम कंट्री शैलियों से मिलते जुलते थे। ये थोड़ा अजीब लग रहा था। बॉस, हमें वाकई मिल गया एक मौलिक रहस्यमयी लोक। हमने कई दिनों तक खोज की और आखिरकार उसे पा लिया। अजीब बात है, क्या एलिमेंटल सीक्रेट रील्स एलिमेंटल स्पिरिट से भरे नहीं होने चाहिए थे? यहाँ कोई क्यों नहीं है? टीम के कई सदस्य असमंजस में दिखे। एलिमेंटल सीक्रेट दायरे का प्रवेश द्वार उनके पास मौजूद जानकारी से मेल नहीं खाता था। पाक योंगचांग ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। कोई ना कोई तो पहले ही अंदर चला गया होगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जल्दी से अंदर चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने हमसे पहले ये काम कर लिया। वे सभी चिंतित दिख रहे थे, लेकिन पाक योंगचांग को कोई जल्दी नहीं थी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं उनकी बची हुई आध्यात्मिक आभा को महसूस कर सकता हूँ। दूसरों द्वारा हमारे लिए रास्ता साफ करने से हमें कुछ मेहनत बच जाती है। जब तक हम उनके राज्य के मुखिया को मारने से पहले पहुंच जाते हैं, तब तक सब ठीक है। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में एक कहावत है, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, उसे पीछे मौजूद ओरियोल का पता नहीं होता। आज हम ओरियोल बनेंगे। पाक योंगचांग आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे, जिससे उनके साथी खिलाड़ी हंसने लगे। बॉस सही कह रहे हैं, हमें इतनी जल्दी क्यों है? जब तक हम आखिरी बॉस को मार गिराते हैं, बस वही मायने रखता है। अगर हम उन्हें उनके बॉस के साथ ही लड़ाई के दौरान बाहर निकाल दे तो ये सबसे अच्छा होगा। वह एक अच्छा विचार है। पांचों लोग बातें करते और हंसते हुए काफी शांत भाव से उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने विशाल बर्फ का महल देखा। टीम में मौजूद जादूगर ने एक कौशल का प्रयोग किया।
ध्वनि तरंगे बर्फ के महल में फैलते ही स्पष्ट आवाजें गूंज उठीं। कुछ देर बाद जादूगर की आंखें चमक उठीं। मुझे रास्ता मिल गया है, मेरे पीछे आओ। लिनमुयु और निंगियाई ने वायु तत्व की दुनिया में प्रगति की। हवा की गति अत्यंत सक्रिय और परिवर्तनशील थी। कभी कभी वसंत की हवा की तरह उनके चेहरों को धीरे से सहलाती हुई, आरामदायक और सुखद। अन्य समय में चाकू की तरह बोन आर्मर को सक्रिय करना। निंगियाई ने अचानक लिनमुयु को पकड़ लिया और आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, कितने सारे। आकाश में हल्के नीले रंग के बादल तैर रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे बादल नहीं थे, बल्कि पवन तत्व की आत्माएं थीं। वे आपस में गुच्छे बनाकर एक दूसरे को ढकते हुए बादलों की तरह दिख रहे थे। जैसे ही निंगियाई ने उन्हें देखा, वैसे ही उन्होंने भी उसे देख लिया। बादलों के समूह फट गए। अचानक आकाश पवन तत्व आत्माओं से भर गया, जिन्होंने उन दोनों को घेर लिया। पवन तत्व की आत्माएं उनके चारों ओर घूमने लगीं और देखते ही देखते एक बवंडर में बदल गईं। लिनमुयु और निंगियाई इस विवाद के केंद्र में थीं। हवा के झोंके बारिश की बूंदों की तरह हवा से उड़ते हुए उन दोनों पर ऐसे बरस रहे थे मानो वे निशाने पर हों। अस्थि कवच मनमोहक प्रकाश से जगमगा उठा, जिससे सभी हमले अवरुद्ध हो गए। लिनमुयु ने इशारा करते हुए जल और अग्नि तत्व के कंकाल जादूगरों को बुलाया। कंकाल जादूगरों ने वायु तत्व के आत्माओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उसी समय लिनमुयु ने अपनी हथेली उठाई। आसमान से एक विशाल लाल जाल नीचे गिरा। कौशल, धीमा अभिशाप। बवंडर तुरंत थम गया। प्रत्येक पवन तात्विक आत्मा के ऊपर रक्त लाल रंग की बेड़ियां दिखाई दी। उनकी गति 39 गुना धीमी हो गई। यहाँ तक कि बेहद तेज गति वाले पवन तत्वीय आत्माओं की गति भी पूरी तरह धीमी हो गई। कंकाल योद्धा उछल पड़े और हवा में मौजूद पवन तत्व आत्माओं पर हमला कर दिया। जल और अग्नि तत्व वाले 46 कंकाल जादूगर भी लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। पवन तत्व की आत्माओं को एक एक करके नष्ट कर दिया गया। पलक झपकते ही 100 से अधिक आत्माएं नष्ट हो गईं। बूम! बिजली की कड़क से वायु तत्व का संसार हिल गया। आकाश में बादलों के समूह फट गए और पवन तत्वीय आत्माओं में परिवर्तित हो गए। पवन तत्व की आत्माओं ने लिनमुयु और निंगियाई को नजरअंदाज करते हुए सामूहिक रूप से एक ही दिशा में उड़ान भरी। लिनमुयु ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है। निंगियाई ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? लिनमुयु ने आगे देखा। एक विशाल काली वस्तु हवा में तैर रही थी, जिसमें भारी संख्या में मौलिक आत्माएं तेजी से समा रही थीं। बूम! एक बार फिर बिजली कड़की। बिजली ने आकाश को चीर दिया। गर्जन और बिजली, ये तो निंगियाई की निगाहों में हैरानी थी। लिनमुयु ने कहा, यह एक तूफान है। हवा और बिजली के संयोजन से तूफान का रूप ले लिया है। लेकिन इस तूफान में बारिश नहीं हुई, केवल तेज हवाएं और बिजली कड़की। उन्होंने डिटेक्शन का मंचन किया। पवन बिजली तात्विक शरीर गुप्त क्षेत्र का बॉस। स्तर 38, शक्ति 0, फुर्ती 5000, आत्मा 25000, संविधान 20000, कौशल बिजली, आंधी, पवन गरज का प्रहार। विशेषताएं, शारीरिक हमले से होने वाली क्षति आधी हो जाती है। वायु तत्व से प्रतिरक्षा, बिजली तत्व से प्रतिरक्षा। पवन और बिजली के तत्वों के संयोजन से निर्मित पवन बिजली तात्विक शरीर लिनमुयु की ओर लुढ़कने लगा। 0 शक्ति, शारीरिक आक्रमण करने की कोई क्षमता नहीं। 5000 की चपलता, बहुत तेज नहीं। 25000 आत्माओं के साथ इसके मौलिक हमले काफी शक्तिशाली होंगे। ये बेहद विशाल था, जिसका व्यास 200 मीटर से अधिक था, जिससे अत्यधिक दबाव का आभास होता था। तेज हवाएं चल रही थीं। 1000 मीटर दूर से भी हवा के भारी दबाव के कारण खड़ा रहना मुश्किल था। हवा का दबाव चाकू की तरह तेज था। बोन आर्मर से सफेद रोशनी निकल रही थी, जिससे लिनमुयु अप्रभावित रही। बूम! 1000 मीटर दूर से बिजली गिरी, जिससे लिनमुयु के अस्थि कवच पर सुंदर चाप बन गए। कंकाल योद्धा तुरंत प्रकट हुए और सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड की गति से पवन बिजली तत्वीय शरीर की ओर दौड़ पड़े। लिनमुयु ने अपना हाथ उठाया। लाल बत्ती गिरी। एक गूंज के साथ पवन बिजली तत्व के शरीर पर विशाल बेड़ियां प्रकट हुईं। शुरू में इसकी गति बहुत तेज नहीं थी, अब ये पूरी तरह से धीमी हो गई और हवा में धीरे धीरे चलने लगी। अध्याय 148, परेशानी खड़ी करने वाली मौलिक रानी। बूम! कान फाड़ देने वाले शोर के बीच 10,000 बिजली गिरी। बिजली इतनी तीव्र थी कि उसने बिना किसी अपवाद के हर कंकाल योद्धा को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि स्लोकस इसकी गति को धीमा कर सकता था, लेकिन इसका बिजली पर उतना असर नहीं पड़ा। बिजली की गति बहुत तेज थी। 39 गुना धीमी करने के बाद भी यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी और इससे बचना असंभव था। भीषण बिजली कंकाल योद्धाओं पर गिरी, जिससे उन्हें लगातार नुकसान पहुंचता रहा। कौशल बिजली। देखने में तो यह एक सरल कौशल लगता है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति है। कंकाल योद्धा सभी घायल हो गए थे। अब तक 46 कंकाल जादूगर भी हमले की सीमा तक पहुंच चुके थे। कौशल विस्फोटक ज्वालाएं। कौशल बर्फीला तूफान। अग्नि और जल के मंत्रों ने लगातार पवन बिजली तत्वीय शरीर पर हमला किया। कंकालनुमा जादूगरों पर और भी बिजली गिरी। बिजली की तेज चमक के बीच कंकाल योद्धा ऊंची छलांग लगाते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए मौलिक शरीर पर वार करने लगे। शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और शरीर लगातार कांप रहा था। जैसे ही दैवीय शरीर घायल हुआ, वह कांपने लगा और अपने घावों को भरने लगा। बिजली और भी तेज हो गई। इसने कंकाल योद्धाओं पर भारी बमबारी की। ये लड़ाई एक कठिन संघर्ष में बदल गई, जिसमें कोई तकनीक नहीं थी, बस ये देखना था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। तेज हवाएं चलने लगी, जिससे कंकाल योद्धाओं पर भारी दबाव पड़ने लगा। तूफान का समूह और ऊपर उठा, जिससे दूरी बढ़ गई। कंकाल योद्धा अब उस पर हमला नहीं कर सकते थे। कंकाल योद्धाओं की दूसरी कमजोरी उड़ने में असमर्थता। लिनमुयु की हथेली में आग की लौ टिमटिमा रही थी। लंबे समय से अप्रयुक्त सोल फायर फिर से प्रकट हुई। एक सूक्ष्म लौ मौलिक शरीर में समा गई। वह दैवीय पिंड 200 मीटर से अधिक व्यास का था। आत्मा की अग्नि मात्र नाखून के आकार की थी। एक दूसरे की तुलना में आत्मा की अग्नि अत्यंत नगण्य प्रतीत होती थी, लेकिन अदृश्य सी दिखने वाली सोल फायर में अपार शक्ति थी। वह दैवीय पिंड हिंसक रूप से कांपने लगा। पूरा तूफानी समूह हिल गया। बिजली और हवा एक साथ रुक गईं। तूफान का समूह मुड़ गया और विकृत हो गया, यहाँ तक कि ढहने के संकेत भी दिखाई देने लगे। लिनमुयु की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत समझ गया, उसके सामने मौजूद पवन विद्युत तत्व का शरीर वास्तव में विद्युत और वायु तत्वों के संयोजन से बना था।
दोनों तत्व पूरी तरह से आपस में मिल नहीं सके, उनमें हमेशा कुछ न कुछ खामियां रह गईं। आत्मा की अग्नि ने सीधे आत्मा पर हमला किया, उसकी खामियों को उजागर किया। किसी भी बाहरी हमले की तुलना में आंतरिक विघटन की यह विधि अधिक प्रभावी थी। लिन मोयू ने लगातार एक के बाद एक सोल फायर कौशल का प्रयोग किया। वह दैवीय शरीर बेतहाशा मुड़ने और विकृत होने लगा। अंततः तूफान थमने लगा, बिजली चमकना बंद हो गई, तेज हवाएं थम गईं। कंकाल योद्धाओं और जादूगरों ने अपने हमलों की गति बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। 10 सेकंड से कुछ अधिक समय के बाद तूफान का समूह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। स्तर 38 के पवन बिजली तत्वीय शरीर को मार गिराया। अनुभव जोड़ 1,520,000। पवन तत्व क्रिस्टल कोर X10 प्राप्त हुए। 10 लाइटनिंग एलिमेंट क्रिस्टल कोर प्राप्त हुए। ये धुएं और बादलों की तरह गायब हो गया, पीछे शांत हवाएं और लहरें छोड़ गया। अब वातावरण में अव्यवस्था नहीं थी। सभी कंकाल जादूगर ठीक हो गए थे। लिन मोयू को सारे राज याद आ गए। युद्ध के दौरान सभी कंकालों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा था। निंगियाई खुशी से उछल पड़ी और बोली, आखिरकार हमने इसे हरा दिया। वह समझ गई थी कि लिन मोयू के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रही थी। आखिरकार कंकाल योद्धा केवल 26वें स्तर के थे, जबकि प्रतिद्वंद्वी 38वें स्तर का बॉस था। विभिन्न प्रकार के हमलों से कंकालनुमा योद्धाओं के शरीर पर स्पष्ट चोटें आई थीं, लेकिन लिन मोयू फिर भी उसे हराने में कामयाब रही। लिन मोयू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंतिम बॉस से मिलने चलते हैं। गुप्त क्षेत्र की बॉस एलिमेंटल क्वीन। वे वायु तत्व के क्षेत्र से गुजरे और बिजली तत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। बिजली तत्व की दुनिया आश्चर्यजनक रूप से छोटी थी, जिसका व्यास केवल लगभग 100 मीटर था। यहाँ बिजली की धाराएं तेजी से बह रही थीं और ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली लगातार गिरती रहती थी। भले ही बिजली तत्व का बॉस चला गया था, फिर भी इस क्षेत्र में बिजली के तत्व अभी भी उग्र रूप से मौजूद थे। लिन मोयू को पता था कि जल्द ही जिस बिजली तत्व के बॉस को उसने मारा था, वह फिर से प्रकट हो जाएगा। न केवल ये एलिमेंट बॉस, बल्कि गुप्त क्षेत्र की अंतिम बॉस एलिमेंटल क्वीन भी एक ही थी। इन वर्षों में गुप्त लोक अनगिनत बार प्रकट हुआ था। तत्व रानी अनगिनत बार मारी जा चुकी थी, लेकिन जब भी गुप्त लोक पुनः प्रकट होता तो तत्व रानी भी पुनः प्रकट हो जाती। जब तक एलिमेंटल प्लेन्स का अस्तित्व था, उसे वास्तव में कभी मारा नहीं जा सकता था। अस्थि कवच पहने हुए लिन मोयू और निंगियाई बिजली के तत्व की दुनिया में हाथ डालकर चल रहे थे। बिजली उन पर गिरी, लेकिन उससे कोई हलचल नहीं हुई और वह उन्हें जरा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रही। इसके विपरीत निंगियाई को एक दुर्लभ सुंदर दृश्य दिखाई दिया। उसकी खूबसूरत आंखें तारों की तरह थीं, जिनमें लिन मोयू के लिए और भी अधिक स्नेह भरा हुआ था। 100 मीटर के क्षेत्र को पार करने के बाद एक लंबा मार्ग था। उन्हें गलियारे के अंत में एक पारदर्शी महल दिखाई दिया। महल में सिंहासन पर तत्व रानी विराजमान थी। 4 प्रकार के तत्व उसके शरीर के चारों ओर तारामंडल के छल्लों की तरह घूम रहे थे, जो बेहद खूबसूरत थे। कितनी सुंदर, निंगियाई ने प्रशंसा करते हुए कहा। तारामंडल के छल्ले बनाने वाले तत्व वास्तव में सुंदर थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक राक्षस था और वे अपने करियर को संजोने वाले लोग थे। कंकाल योद्धा पहले ही आगे बढ़ चुके थे और कंकाल जादूगर उनके ठीक पीछे पीछे आ रहे थे। एलिमेंटल क्वीन ने अचानक एक चीख मारी जो पूरे गुप्त क्षेत्र में गूंज उठी। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद मौलिक तारामंडल के छल्ले हिंसक रूप से हिल गए। एलिमेंटल क्वीन का लेवल 40 था। उस चीख से इतनी विशाल ध्वनि तरंगें उत्पन्न हुई जो भौतिक प्रभावों की तरह टकराईं। ध्वनि तरंग के प्रभाव से कंकाल योद्धा आधे सेकंड के लिए रुके, फिर आगे बढ़ने लगे। लिन मोयू मन ही मन हैरान रह गई। ये तो एलिमेंटल क्वीन की सबसे सामान्य हरकत थी। इसे हमला माना ही नहीं गया, फिर भी इसने कंकाल योद्धाओं को आधे सेकंड के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया था। लिन मोयू को लगा कि यह लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है। निंगियाई भी अब थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी छोटी मुट्ठी कसकर बंद थी और पसीने से भीगी हुई थी। तत्वीय रानी गुप्त क्षेत्र की नेता। स्तर 39, शक्ति 20,000, फुर्ती 5,000, आत्मा 20,000, संविधान 20,000, कौशल एलिमेंटल स्ट्राइक, एलिमेंटल स्टार एक्सप्लोजन। विशेषताएं, शारीरिक क्षति आधी हो जाती है, तात्विक क्षति आधी हो जाती है। लिन मोयू ने एलिमेंटल क्वीन के गुणों को देखा। यह अब तक का सबसे उत्कृष्ट गुणों वाला राक्षस था जिसे उसने कभी देखा था। लेवल 39 की एलिमेंटल क्वीन के पास चपलता को छोड़कर सभी विशेषताओं में 20,000 अंक थे, जो कंकाल योद्धाओं से केवल थोड़ा ही कम था। साथ ही इसमें शारीरिक और मौलिक दोनों प्रकार की क्षति को आधा करने की दोहरी विशेषता भी है। बॉस की बेहद मजबूत जीवन शक्ति के साथ मिलकर ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें लड़ना ही था, भले ही यह आसान न हो। वे यहाँ तक आ चुके थे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कंकाल योद्धा एलिमेंटल क्वीन के पास पहुंच गए थे। इससे पहले कि वे अपनी तलवारें उठा पाते, एलिमेंटल क्वीन ने पहले हमला कर दिया। कौशल मौलिक तारा विस्फोट। चारों मौलिक प्रभामंडल एक साथ प्रकाशित हुए, फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गए। मोर्चे पर मौजूद लगभग 1 दर्जन कंकाल योद्धा बम विस्फोट में नष्ट हो गए। उनकी हड्डियों पर घनी दरारें दिखाई देने लगी, मानो वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। लिन मोयू के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। महज एक ही वार से कंकाल योद्धा बुरी तरह घायल हो गए थे। उसने तुरंत घायल कंकाल योद्धाओं को आह्वान स्थल पर वापस बुला लिया। कौशल धीमा अभिशाप। एक हल्की सी गूंज के साथ अभिशाप सक्रिय हो गया। एलिमेंटल क्वीन तुरंत ही अभिशाप की चपेट में आ गई और उसकी गति बहुत कम हो गई। जैसे ही अभिशाप सक्रिय हुआ, कंकाल योद्धा तत्व रानी के सामने पहुंच गए और उस पर वार करने के लिए अपनी तलवारें घुमाईं। कौशल उन्मादपूर्ण प्रहार। कंकाल योद्धाओं के गुण 18,000 तक थे। शक्ति अपार थी। एलिमेंटल क्वीन को चोट लगी और वह चीख पड़ी। कौशल मौलिक प्रहार। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तत्वों की धाराएं विशाल लहरों की तरह उमड़ पड़ी और कंकाल योद्धाओं से टकरा गईं। 1 दर्जन से अधिक कंकाल योद्धा पल भर में हवा में उड़ गए। उनकी हड्डियों में दरारें पड़ गईं। कितना शक्तिशाली कौशल है! सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। लिन मोयू ने अभी श्राप देना समाप्त ही किया था कि तभी एलिमेंटल क्वीन ने अपना हमला पूरा कर लिया। घायल कंकाल योद्धाओं को याद करते हुए लिन मोयू की हथेली में आग की लपटें उठ उठीं। कौशल आत्मा की अग्नि। एलिमेंटल क्वीन फिर से चीखी। सोल फायर ने उसे असहनीय पीड़ा दी। कंकाल जादूगरों के हमले हुए, जिन्होंने एलिमेंटल क्वीन को पराजित कर दिया। एलिमेंटल क्वीन बार बार चीख रही थी।
उसकी पीठ से भुजाओं का एक और जोड़ा निकल आया। दोनों भुजाओं पर तारों के आकार के छल्ले दिखाई दिए। हवा, आग, पानी, बिजली, चारों तत्व चारों भुजाओं से पूरी तरह मेल खाते थे। कौशल, मौलिक तारा विस्फोट। अध्याय 149, सटीक समय, दूर से शवों को पहुंचाना। अग्नि तत्व से युक्त तारा वलय में विस्फोट हो गया। आग की लपटें उठी, कई कंकाल योद्धा दरारों से ढके हुए हवा में उड़ गए। ये कौशल फिर से सक्रिय हो गया। वायु तत्व से बना तारा वलय फट गया। तेज हवाओं ने चाकू की तरह गति पकड़ी और कई और कंकाल योद्धाओं को हवा में उड़ा ले गईं। तारामंडल के छल्ले लगातार फटते रहे। कंकाल योद्धा लगातार एलिमेंटल क्वीन के कौशल से नष्ट हो रहे थे। धीमी गति के अभिशाप का प्रभाव मानो समाप्त हो गया था। एलिमेंटल क्वीन मुश्किल से हिलती डुलती थी, बस अपनी उंगलियां हिलाती या अपने हाथ ऊपर उठाती थी। वह लगातार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती रही और एक के बाद एक कंकाल योद्धाओं को मार गिराती रही। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक केवल 5 सेकंड ही बीते हैं। 30 से अधिक कंकाल योद्धा पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। लिन मोयू ने उन सभी को समनिंग स्पेस में वापस बुला लिया। ये तो वाकई बहुत कठिन है। उसे नहीं पता था कि बाई युवान ने उसे ऐसा मिशन क्यों सौंपा था। उसने भविष्य के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। लेकिन परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्हें लड़ना ही था। लिन मोयू की हथेली लाल रंग से चमक रही थी क्योंकि वह लगातार सोल फायर का प्रयोग कर रहा था। सोल फायर अभी भी एलिमेंटल क्वीन के खिलाफ कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। कंकाल योद्धाओं और जादूगरों के लगातार हमलों के साथ मिलकर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एलिमेंटल क्वीन से निपटने के लिए वास्तव में तकनीकें मौजूद हैं। इन वर्षों में पेशेवर लोगों ने उससे लड़ने के लिए कई तरीके विकसित कर लिए थे। वह किले संख्या 3 में इधर उधर पूछकर ही ये बातें सीख सकता था। लिन मोयू को सीधे मुकाबले की आदत थी, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। एलिमेंटल क्वीन से सीधे मुकाबले के मामले में लिन मोयू को इतिहास में पहला माना जा सकता है। पाक योंगचान का समूह आखिरकार बिजली तत्व के अंतिम क्षेत्र को पार कर गया। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनसे पके हुए मांस की गंध भी आ रही थी। वैद्य उन्हें ठीक करने के लिए तुरंत दौड़ा। दूर से उन्होंने एलिमेंटल क्वीन को युद्ध करते हुए देखा। बॉस, वे पहले से ही लड़ रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। उन्हें क्यों रोकें, चलो उन्हें एलिमेंटल क्वीन के साथ ही मार डालते हैं। छोटे जादूगर, अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करो। जादूगर ने बात स्वीकार कर ली और तुरंत मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार करता गया, उसके पैरों के नीचे तारों की आकृतियां बनती गईं। ऊर्जा में बेतहाशा उछाल आया। निंगियई ने ऊर्जा में परिवर्तन को महसूस किया और मुड़कर देखा तो पाक योंगचान का समूह सैकड़ों मीटर दूर था। अच्छा नहीं है। उसका सुंदर चेहरा बदल गया और वह लिन मोयू की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, सावधान रहो, कोई हम पर हमला करने वाला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऊपर आकाश में एक विशाल जादुई तारामंडल दिखाई दिया और अनगिनत धधकते उल्कापिंड आकाश से गिरने लगे। कौशल, उल्कापिंड प्रलय। भयानक आभा के साथ उल्कापिंड जमीन पर गिरे, जिससे भीषण विस्फोट हुए। पाक योंगचान की टीम में मौजूद जादूगर ने अभी अभी अपना दूसरा रूपांतरण पूरा किया था और वह अग्नि में विशेषज्ञता रखने वाला ज्वाला जादूगर बन गया था। उन्होंने अपना पहला बड़े पैमाने का कौशल हासिल कर लिया था, उल्कापिंडों का प्रलय। ये कौशल अत्यंत शक्तिशाली था, जो 30 से नीचे के स्तर के करियर धारकों को पल भर में मार सकता था। समान स्तर के करियर धारक भी लापरवाही बरतने पर गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। अब वह इस कौशल का इस्तेमाल उन पर घात लगाकर हमला करने के लिए कर रहा था। लिन मोयू का अस्थि कवच लगातार चमक रहा था, जिससे एक के बाद एक विस्फोटों को रोका जा रहा था। एक उल्कापिंड सीधे उस पर गिरा, लेकिन बोन आर्मर द्वारा उसे भी रोक दिया गया। कई कंकाल योद्धा उल्कापिंडों की चपेट में आकर घायल हो गए। लेवल 40 के करियर धारक जिन्होंने दूसरा परिवर्तन पूरा कर लिया था, उनकी आक्रमण शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे। स्तर 39 और 40 पूरी तरह से अलग अलग स्तर थे। विस्फोटों के बीच के अंतराल से लिन मोयू ने पाक योंगचान का स्तर देखा। उसके होंठों के कोने अचानक मुस्कान में बदल गए। बिल्कुल सही समय। लिन मोयू के मन में एक विचार आया। जिन कंकाल योद्धाओं को उसने चोटों के कारण वापस बुलाया था, उन सभी को फिर से युद्ध में भेज दिया गया था। उन कंकालनुमा योद्धाओं ने अपनी तलवारें लहराईं और पाक योंगचान के समूह की ओर दौड़ पड़े। सभी कंकाल जादूगर पीछे पीछे चले और पाक योंगचान पर निशाना साधने के लिए मुड़ गए। कंकाल योद्धाओं को अपनी ओर आते देख पाक योंगचान ने घबराकर चिल्लाया, ये सब चीजें आखिर हैं क्या? क्या हो रहा है? ये सारे मरे हुए राक्षस कहाँ से आ गए? क्या एलिमेंटल क्वीन के भी सेवक होते हैं? हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। वे घबराहट में चिल्लाए, लेकिन उनके हाथ धीमे नहीं पड़े। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पैगंबर पहले से ही अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। जादूगर ने अपनी छड़ी ऊंची उठाई। टीम के तीरंदाज ने अपना धनुष उठाया। तीर पर रोशनी चमक उठी क्योंकि वह एक कौशल दिखाने के लिए तैयार था। अचानक एक लाल बत्ती चमक उठी। सबके सिर के ऊपर लाल हथकड़ियां दिखाई देने लगीं। क्या हो रहा है? पाक योंगचान ने अचानक अपनी गति धीमी कर दी। ये एक अभिशाप है। टीम में मौजूद वैद्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अभिशाप को दूर करने के लिए मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। इसी क्षण कंकाल जादूगरों के हमले पहुंचे, जिनका निशाना वैद्य था। रोग से पहले भी निपट चुकी लिन मोयू जानती थी कि उसके श्राप को हटाया जा सकता है। उस अनुभव के आधार पर वह उन्हें दोबारा श्राप हटाने का मौका नहीं देगा। कंकाल जादूगरों के कौशल ने उपचारक पर ही आग केंद्रित कर दी। उपचारक की कुशलता बाधित हो गई। उस पर लगभग एक साथ दर्जनों से लेकर सैकड़ों मंत्रों के हमले हुए। महज एक ही दौर के हमलों के बाद वैद्य मौत के कगार पर पहुंच गया था। शाप के कारण पाक योंगचान समय पर वैद्य की रक्षा नहीं कर सका। आक्रमणकारी कंकाल योद्धाओं का सामना करना। पाक योंगचान ने एक औषधि निकाली और उसे पी लिया। उसके सिर के ऊपर से लाल हथकड़ियां गायब हो गईं। अभिशाप हट गया। कौशल, सामूहिक ताना। कौशल, सामूहिक श्रृंखलाएं। दो कौशल एक के बाद एक सक्रिय हो गए। मोर्चे पर मौजूद सभी कंकालों ने एक साथ उस पर निशाना साधा। फिर दर्जनों अदृश्य ऊर्जा श्रृंखलाएं निकलीं और कंकाल योद्धाओं को अपनी ओर खींच ले गईं। पाक योंगचान ने कंकाल योद्धाओं का डटकर सामना किया। अपनी ढाल उठाकर बचाव करते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, अभिशाप दूर करने के लिए औषधि पियो। उसके साथी भी युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अभिशाप को दूर करने के लिए औषधि पी ली, जबकि साथ ही साथ उन्होंने उपचारक को भी जबरदस्ती औषधि पिलाई।
जैसे ही अभिशाप दूर हुआ, वैद्य ने तुरंत खुद को ठीक करने का मंत्र पढ़ा। उनकी चोटें जल्दी ही ठीक हो गईं। जादुई हमलों का एक और दौर शुरू हुआ। पाक योंगचान चिल्लाया, सामूहिक सुरक्षा। कौशल सक्रिय हो गया। टीम के सामने एक ऊर्जा अवरोध उत्पन्न हो गया। कंकाल जादूगरों के हमलों को रोक दिया गया। निंगियई ने कहा, वे अब 40वें स्तर पर हैं। नाइट का मास प्रोटेक्शन और मास चेस, जादूगर का घात लगाकर हमला करने के लिए मेटियोर एपोकलिप्स, ये सभी कौशल 40वें स्तर के बाद के हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाया और फिर से श्राप दिया। उन्होंने पाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शाप दूर करने वाली औषधियों ने उन्हें कुछ समय के लिए शापों से प्रतिरक्षित कर दिया था। पाक योंगचान ने एक कदम भी पीछे हटे बिना 30 से अधिक कंकाल योद्धाओं का सामना किया। वैद्य उस पर लगातार उपचार के मंत्रों का प्रयोग करता रहा। लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसने पहले रोगस को 2 कारणों से आसानी से मार डाला था। पहला, रोगस उससे बहुत ऊंचे स्तर का नहीं था। दूसरा, नरक कालकोठरी में उनके भंडारण स्थान सील थे, इसलिए वे वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे। लेवल 40 के करियर धारक पहले से ही मजबूत थे, साथ ही वे आइटम का उपयोग भी कर सकते थे। उपकरणों में भी अंतर था। उनसे निपटना आसान नहीं था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो मारना ही था। अगर उसके पास हड्डियों का कवच न होता तो अभी अभी हुए उस हमले में शायद वह घायल हो जाता। अंत में शायद उसकी हत्या भी हो जाती। वे दुश्मन थे, वह उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। कंकालनुमा जादूगरों ने अपनी भारी गोलाबारी से दुश्मन को दबा दिया। पाक योंगचान ने दांत पीसते हुए कहा, वे इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? कैप्टन, अब हम क्या करें? जादूगर ने घबराकर पूछा। उसके हमलों से कंकाल योद्धाओं को काफी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। तीरंदाज भी चिंतित दिख रहा था। उन पर लगातार जादुई हमलों की बौछार हो रही थी। वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे और उन पर भारी दबाव था। पाक योंगचान को अब उन्हें उकसाने पर कुछ पछतावा हो रहा था। उसने दुश्मन की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। एलिमेंटल क्वीन से लड़ते समय भी उनमें उसकी टीम से निपटने की क्षमता थी। पीछे हटना, लगता है अब हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे ही उसने पीछे हटने का फैसला किया, उसने लिन मोयू को अपनी ओर आते देखा। लिन मोयू के बगल में एक खूबसूरत महिला थी। लिन मोयू ने उनकी ओर अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। आह! चीख पुकार गूंज उठी। वैद्य पर अचानक हमला हुआ। वह अपना सिर पकड़कर दर्द से चीखने लगा। उनकी उपचार क्षमता बाधित हो गई। पाक योंगचान का दबाव तुरंत बढ़ गया। कंकाल योद्धाओं के हमले उसकी ढाल पर लगातार पड़ रहे थे, जिससे लगातार खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। अत्यधिक बल ढाल को भेदते हुए अंदर घुस गया, जिससे उसे खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। वैद्य ने किसी तरह खुद पर उपचार कौशल का प्रयोग किया, लेकिन तभी लिन मोयू का दूसरा हमला आ गया। एक और चीख। वैद्य अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जादूगर और तीरंदाज ने तुरंत लिन मोयू पर हमला कर दिया, लेकिन लिन मोयू के अस्थि कवच ने उनके सभी हमलों को रोक दिया। आत्मा की अग्नि जलती रही। लगातार 5 हमलों के बाद वैद्य अंततः बेहोश हो गया। वैद्य के बिना पाक योंगचान अब और जीवित नहीं रह सकता था। चलो जल्दी चलें। उसके बोलते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पाक योंगचान बुरी तरह घायल हो गया था और दर्द से चीख रहा था। वह खून से लथपथ था। सिर घुमाकर देखने पर उसने पाया कि उसके सभी साथी खिलाड़ी मर चुके थे। कंकाल योद्धाओं की तलवारें गिरते देख पाक योंगचान का दिल भय से भर गया। बिना सोचे समझे सर्वोत्कृष्ट रक्षा, नाइट की विशेष क्षमता सक्रिय हो गई। पाक योंगचान ने एक औषधि निकाली और उसे गटक लिया, फिर भागने के लिए मुड़ गया। परम रक्षा शक्ति से दमकते हुए वह बिजली के तत्व की दुनिया में घुस गया। बिजली को सहन करते हुए दूर भाग गया। लिन मोयू ने पीछा नहीं किया। भागने पर ध्यान केंद्रित करने वाले योद्धा को पकड़ना कठिन था। कंकाल योद्धाओं ने पैगंबर, तीरंदाज और जादूगर के शवों को उठाया और एलिमेंटल क्वीन की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 150, युद्ध क्षेत्र संख्या 3, संकट संकेत। लाशें हवा में बहुत ऊपर उछल गईं और एलिमेंटल क्वीन की ओर गिरने लगीं। कौशल, लाश विस्फोट। शवों को हवा में ही विस्फोटित कर दिया गया। धमाकों के बीच एलिमेंटल क्वीन की चीखें गूंज उठीं। अब तक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आधे से अधिक कंकाल योद्धा घायल हो गए थे। एलिमेंटल क्वीन भी बुरी तरह घायल हो गई थी। दोनों पक्ष जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिन मोयू के शव के अचानक विस्फोट ने एलिमेंटल क्वीन को चौंका दिया और उसे अचंभित कर दिया। फिर 2 और शव ऊपर से उड़ते हुए निकले। 2 और धमाके। एलिमेंटल क्वीन को और भी गंभीर चोटें आईं। उसकी 4 भुजाओं में से 3 उड़ गईं। 4 मौलिक तारा वलयों में से केवल वायु तत्व वाला वलय ही शेष रहा। यह अफसोस की बात थी कि योद्धा पहले ही भाग निकला था। अगर उसके शव के विस्फोट को भी शामिल कर लिया जाए तो वे निश्चित रूप से एलिमेंटल क्वीन को मार सकते थे। नाइट्स में सबसे अधिक जीवन शक्ति होती थी, इसलिए उनके शवों के विस्फोट सबसे शक्तिशाली होते थे। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। लिन मोयू ने अपने सभी कंकाल योद्धाओं के साथ साथ सभी कंकाल जादूगरों को भी भेज दिया। उन्होंने स्वयं भी सोल फायर का प्रयोग किया। सभी में हमलों के अंतिम दौर के बाद एलिमेंटल क्वीन अनिच्छा से एक जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। एलिमेंटल क्वीन को मार गिराया। अनुभव जोड़ 2,340,000। 5 मौलिक क्रिस्टल प्राप्त हुए। एलिमेंटल क्रिस्टल, इसका उपयोग उच्च स्तरीय प्लेटिनम उपकरण बनाने, प्लेटिनम उपकरण को मंत्रमुग्ध करने या कूलडाउन ताबीज को अपग्रेड करने के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है। एक साथ 5 एलिमेंटल क्रिस्टल मिलना काफी सौभाग्य की बात थी। आमतौर पर यह केवल 3 से 4 ही होता था, 5 होना दुर्लभ था। बाइयुवान के मिशन के लिए केवल 1 की आवश्यकता थी, इसलिए बाकी 4 को कूलडाउन ताबीज को अपग्रेड करने के लिए रखा जा सकता था। जैसे ही मौलिक रानी की मृत्यु हुई, गुप्त क्षेत्र तुरंत गायब हो गया। लिन मोयू और निंगियाई ने एक बार फिर मौलिक मैदानों पर कदम रखा। निंगियाई ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार काम पूरा हो गया। लिन मोयू ने सिर हिलाया और कंकालों को याद किया। इस लड़ाई के बाद अधिकांश कंकाल बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने के लिए आह्वान स्थल पर वापस जाने की आवश्यकता थी। अरे नहीं! निंगियाई अचानक चिल्ला उठी। क्या गलत? लिन मोयू ने मुड़कर देखा। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। निंगियाई ने कहा, हम पहले उन लोगों के शवों से उपकरण लेना भूल गए थे। अब जब गुप्त क्षेत्र गायब हो गया है तो उनका उपकरण भी गायब हो गया है। लिन मोयू आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है? निंगियाई ने कहा, मैं नहीं, लेकिन तुम हो। तुम्हें कई कौशल स्क्रॉल खरीदने होंगे, जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बाद में खरीद लूंगी। मेरे दादाजी के पास पैसे हैं, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। अगर निंग ताइरान को ये पता चलता तो शायद वह 3 लीटर खून उगल देता। उनकी लाडली पोती की अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति को पसंद करने लगी थी। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ निंग येई के सिर पर थपथपाते हुए कहा, थक गई हो? चलो जाने से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। निंग येई के छोटे से पेट ने सहयोगपूर्वक गुर्राया। उन्होंने अलाव जलाया। लिन मोयू ने मांस भूनना सीख लिया था। शी शिंगोन ने उसे विभिन्न मसालों सहित कई चीजें सिखाई थीं। यह मांस एक्सचेंज से खरीदा गया अच्छी गुणवत्ता का पशु मांस था। निंग येई ने लिन मोयू द्वारा खुद ग्रिल किया हुआ मांस खाया। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार आकार में सिकुड़ गईं। क्या अब से आप मेरे लिए मांस भूनकर खाएंगे? लिन मोयू ने धीरे से हंसते हुए कहा, ठीक है। ये देखकर निंग येई और भी अधिक खुशी से मुस्कुरा उठी। वह आलस से लिन मोयू के सहारे झुक गई और तारों भरे आकाश की ओर देखने लगी। कोहरे से ढके न होने पर मौलिक मैदानों पर वे तारों से भरा आकाश देख सकते थे। बड़े शहरों की चकाचौंध भरी रोशनी की तुलना में यहाँ का तारों भरा आकाश और भी अधिक साफ और सुंदर था। ठीक वैसे ही जैसे इस समय निंग येई का दिल बहुत खूबसूरत है। एलिमेंटल प्लेन्स के किनारे पर दृश्य में जबरदस्त बदलाव आया। जमीन अंधेरी हो गई, नीचे से लगातार काली धुंध उठती और हवा में फैलती रही। हवा में सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी। यहाँ अगाध शक्ति फैल गई और धीरे धीरे मौलिक मैदानों पर आक्रमण करने का प्रयास करने लगी। यहाँ विचित्र दिखने वाले रसातल के राक्षस घूमते थे। उन्होंने लालच भरी निगाहों से एलिमेंटल प्लेन्स को देखा, लेकिन वे उसमें प्रवेश नहीं कर सके। ऐसा प्रतीत होता था कि वे एलिमेंटल प्लेन से डरते थे। लिन मोयू ने रसातल के राक्षसों को देखा और पुस्तकालय में देखी गई जानकारी को याद किया। अगाध गहराई के राक्षसों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। एक प्रकार के राक्षस राजा और राक्षस थे जिन्हें उसने पहले भी देखा था। उनमें बुद्धि थी और वे सोच सकते थे। इस मामले में वे मनुष्यों के समान थे। दूसरे प्रकार के राक्षस वे थे जो अब उसके सामने थे, ठीक वैसे ही जैसे मानव जगत में हर जगह दिखाई देने वाले खूंखार राक्षस। उनकी बुद्धि बहुत कमजोर थी या उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। इन्हें राक्षस कहा जाता था। पाताल लोक के निकट स्थित इस भूमि में राक्षस और दानव दोनों ही निवास करते थे। राक्षसों या दानवों को मारने से सैन्य योग्यता प्राप्त होती थी, लेकिन दानवों से अधिक पुण्य प्राप्त होते थे, जबकि राक्षसों से कम। लिन मोयू ने पहले जिन रसातल के नरक के कुत्तों को मारा था वे एक प्रकार के राक्षस थे। एक लेवल 31 एबिस हेलहाउंड को मारने पर केवल एक सैन्य योग्यता प्राप्त हुई। उसके सामने मौजूद लेवल 35 के एबिस मॉन्स्टर को मारने पर भी केवल 1 मेरिट ही मिलेगी, लेकिन लेवल 36 के एबिस दानव को मारने से 100 सैन्य योग्यताएं मिलेंगी। अंतर बहुत बड़ा था। बायुवान का मिशन रसातल के राक्षसों को मारना था, न कि केवल दानवों को। एलिमेंटल प्लेन से बाहर निकलते ही वे फिर से एलिमेंटल बैटलफील्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गए। क्योंकि यह किला संख्या 3 के निकट था, इसलिए इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र संख्या 3 कहा जाता था। जिस क्षेत्र में लिन मोयू पहले जा चुका था उसे युद्ध क्षेत्र संख्या 1 कहा जाता था। उन्हें एक बार फिर कोहरे ने घेर लिया, जो किले संख्या 1 के द्वार पर मौजूद कोहरे से भी अधिक घना था। यह अथाह गहराई की शक्ति थी। अथाह गहराई के जितना करीब जाते कोहरा उतना ही घना होता जाता। निंग येई ने अपना एलिमेंटल मास्क उतारा और कुछ गहरी सांसें ली। अगाध खाई की गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसमें सड़न की गंध थी। उसे यह पसंद नहीं आया। लिन मोयू को भी ये पसंद नहीं था, लेकिन वे इससे बच नहीं सकते थे। उन्हें केवल इसके अनुकूल होना पड़ा। देर सवेर उसे उस अथाह खाई का सामना करना ही होगा, यहाँ तक कि उसमें प्रवेश भी करना पड़ सकता है। यह मानव करियर धारकों की जिम्मेदारी थी। लिन मोयू और निंग येई के आगमन ने आसपास के राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। कई राक्षस तुरंत उन दोनों की ओर दौड़ पड़े। कंकाल योद्धा उनसे मिलने के लिए प्रकट हुए। अगाध नरभक्षी स्तर 35, शक्ति 6000, फुर्ती 5000, आत्मा 3000, संविधान 6000, कौशल धारणा। इसका नाम एबिस मैनीटर था और यह एबिस में पाया जाने वाला एक बहुत ही आम प्रकार का राक्षस था। इसके गुण एबिस हेलहाउंड से थोड़े ही बेहतर थे, लेकिन लेवल 36 के एबिस डॉग डेमन से कहीं ज्यादा घटिया थे। ये सबसे निचले दर्जे के राक्षस थे। कहा जाता है कि रसातल में ऐसे निम्न स्तर के राक्षस अनंत हैं जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है। कंकाल योद्धाओं ने 2 या 3 चालों में ही उन्हें बुरी तरह हरा दिया। स्तर 35 के रसातल नरभक्षी को मारा। अनुभव जोड़ 175,000, सैन्य योग्यता जोड़ 1। नरभक्षी का पंजा प्राप्त हुआ। कोई आश्चर्य की बात नहीं, बस एक सैन्य उपलब्धि और एक मेरिट हासिल करने के लिए 2 नरभक्षी जीवों को मारना पड़ा। आखिरकार सैन्य सम्मान का आधा हिस्सा निंग येई को ही मिला। निंग येई ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, जिससे उसकी गोरी पतली गर्दन दिखाई दी, और मजाक में बोली, मुझे बोझ की तरह साथ लेकर न केवल अपना अनुभव बल्कि अपनी सैन्य योग्यता भी बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? लिन मोयू ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर थपथपाया। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया गया। यहाँ रसातल नरभक्षी बहुतायत में थे, हर जगह पाए जाते थे। लिन मोयू में भी कई पेशेवर लोग राक्षसों का शिकार करते हुए देखे गए। हालांकि प्रत्येक राक्षस से केवल एक सैन्य योग्यता मिलती थी, लेकिन कुल मिलाकर यह एक अच्छी खासी राशि बन जाती थी। कम से कम ये सुरक्षित तो था। जब तक वे बहुत गहराई में नहीं जाते तब तक कोई खतरा नहीं था। यहाँ सबसे खतरनाक चीज रसातल के राक्षसों का सामना करना था। अगाध गहराई के राक्षसों में दानवों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। उनके आदेश पर आसपास के राक्षस आकर मानव व्यवसायियों को घेर लेते और उन पर हमला कर देते। अधिकांश मानव करियर धारकों ने एलिमेंटल प्लेन्स के करीब रहना पसंद किया। अगर कोई खतरा होता तो वे एलिमेंटल प्लेन्स में भाग सकते थे। अगाध गहराई के दानव और राक्षस भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। मौलिक मैदानों में कुछ ऐसा था जिससे वे भयभीत थे। केवल वे लोग जो स्वयं पर पुनर्तः आश्वस्त हों या छोटी टीमें हों, वे ही युद्ध क्षेत्र संख्या 3 में गहराई तक जाने का साहस करेंगे। वे सैन्य योग्यता हासिल करने के लिए विशेष रूप से राक्षसों का शिकार भी करते थे। ऐसे लोगों को दानव शिकारी कहा जाता था। लिन मोयू ने आगे का रास्ता साफ करने के लिए 5 कंकाल योद्धाओं को बुलाया। रास्ते में ज्यादा राक्षस नहीं थे। वे सब 2-3 चालों में ही मारे गए, इसलिए 5 कंकालों और 50 कंकालों में कोई खास फर्क नहीं था। उसका गंतव्य युद्ध क्षेत्र संख्या 3 का सबसे गहरा हिस्सा था।
जहां कोहरा सबसे घना था, रसातल के सबसे करीब। अगर राक्षस प्रकट होते तो वह वहां मौजूद होता। तीसरा युद्ध क्षेत्र बहुत विशाल था। दोनों को केंद्रीय क्षेत्र से मुश्किल से गुजरने में आधा दिन लग गया। केंद्रीय क्षेत्र से आगे बढ़ने पर रसातल के राक्षसों की संख्या में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई। इस समय लिनमुयू ने 5 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया। केंद्रीय क्षेत्र को पार करने के बाद मानव करियर धारकों की संख्या में भारी कमी आई। जो लोग यहाँ काम कर सकते थे वे या तो टीमों में थे या दानव शिकारी थे जो खुद पर बहुत भरोसा रखते थे। निंगिएई ने धीरे से कहा, पता नहीं कब हमारा सामना रसातल के राक्षसों से होगा। वे लोग चूहों से भी ज्यादा गहराई में छिपते हैं। लिनमुयू ने आगे देखते हुए शांत भाव से कहा, हम उनसे मिलेंगे। धीरे धीरे सैन्य योग्यता अर्जित करना बहुत धीमी प्रक्रिया थी। आधे दिन में उन दोनों ने केवल लगभग 50 पुण्य ही अर्जित किए थे। इसका मतलब यह था कि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 रसातल राक्षसों को ही मारा था। लिनमुयू की निगाहें और भी गंभीर हो गईं। उसे आभास हो गया कि आगे कुछ गड़बड़ है। ऊर्जा में अत्यधिक उतार चढ़ाव हो रहा था। अचानक आकाश में प्रकाश का एक गोला फट गया। संकट का संकेत, आगे कुछ गड़बड़ हुई है।